So Balram sir, for years you have worked on ground, builders के साथ, architects के साथ, interior designers के साथ. What is their biggest challenge? मुझे लगता है कनेक्शंस मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। बट कंज्यूमर को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंटीरियर कीज क्या कर रहा है? क्योंकि कंज्यूमर यूज टू है उस चीज़ के लिए, वो रेटिंग्स भी देख रहा है, अलग अलग फीचर्स हैं, कितने फ्लोर साइज पे उसको काम करवाना है, कितना BHK वो ढूंढ रहा है, क्या उसको कॉस्ट इनपुट करनी है, कौन सा थीम उसको सेलेक्ट करना है, किस वैल्यू के आर्किटेक्ट साथ में कनेक्ट होना चाह रहा है। क्या अभी उतना बड़ा नहीं बना पाए? हमने बहुत अच्छे से लॉन्च किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे, बट वो इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं रहा चीज़ों को लेके। आज अनसक्सेसफुल हुए, लेकिन हमने सीख लिया उस चीज़ से। मेरे लिए तो एक्सेप्शनल है कि लोग बोल रहे थे ये ब्लास्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक अंदर का बिजनेसमैन बैठा हुआ है और वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए मैं इस तरीके का एक सिस्टम बना दूं ताकि मेरे ब्रांड्स के पास कंटिन्यू धंधा आता है? लोगों का डाउट है इस चीज़ को लेकर। इंटीरियर कीज को चाहे बिल्डर अगर ज्वाइन करना चाहता है या आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स या फाइनली मैं कहूँ कंज्यूमर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है सिस्टम को, व्हाई शुड दे ज्वाइन? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक जोशी एंड आफ्टर अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ Design Stories, Walkthrough Stories, and Inner Circle, we are proud to bring to you the Vision Podcast, a podcast where we will invite builders, interior designers, architects to share their vision with us. From building one of the top plywood companies in the region to a platform known as Interior Keys, where builders, architects, and homeowners connect with each other. Seems like an incredible journey. Let's welcome Mr. Balram Chaudhary, the founder of Interior Keys. Welcome, Mr. Balram Chaudhary. थैंक यू अभिषेक जी। आई होप कि ये पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है और हमारे जितने भी डाउट्स हैं इंटीरियर कीज को लेके वो बेहतरीन तरीके से हम उनको एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो क्लियर करने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंचे। थैंक यू सो मच। सो शुरुआत करते हैं सर। आपने बहुत सारे ब्रांड स्टैब्लिश किए हैं लाइक लेयर्स, राजश्री और भी रेनबो, और इस तरीके के ब्रांड बिल्ड करने में मुझे ये समझ में आता है कि काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आई होगी, काफ़ी दिक्कतें आई होंगी इनिशियली। सो थोड़ा सा एक अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो के साथ अपन शुरू करते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने कहा दिक्कतें तो नहीं कह सकते, चैलेंजेस कह सकते हैं जो इनिशियल डेज से हम फेस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे बिजनेस था ही नहीं, तो पहला प्रॉब्लम तो ये था कि उस माइंडसेट को कैसे तोड़ा जाए कि जॉब में जाना है, ये करना है, वो करना है। बट मेरा डे वन से क्लियर था कि बिजनेस करना है, और बिजनेस की जो एथिक्स हैं वो मैंने किसी स्कूल से नहीं सीखे, बट जो जर्नल बुक्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उनको मैंने देखा, समझा और उनसे सीखा मैंने। तो इनिशियल डेज से चैलेंजेस ये थे कि नॉन नहीं थे, स्क्रैच से बिल्ड करना था, ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसमें बड़े डीलर्स जो होते थे वो लीड कर रहे होते थे, उनकी एक मोनोपोली थी चीज़ों को लेके। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डिफिकल्टी तो ये थी कि कंज्यूमर तक कैसे जाए या कंज्यूमर हमारे पास कैसे आएगा। बिल्कुल, क्योंकि डोमिनेंस था इस पे, बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, बड़े डीलर्स, ये सभी लोग थे। तो हमने शुरू से समझा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा चीज़ों को लेके। अगर नहीं सोचोगे तो आप उस तरह से मूव नहीं कर पाओगे जो आपका विजन है। तो डे वन से जब हमने 10x10 की शॉप से स्टार्ट किया, उसी दिन से हम जाके कंज्यूमर से मिलने लगे। वो फर्स्ट जो हमारा मोमेंट था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस जगह पे हमने कंज्यूमर के पास गए, वहाँ से हमें मालूम पड़ा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। और देन वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई जो थोड़ी बैक जाती है, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स। तो मैंने 1 by 1 मिलना चालू किया, चाहे बिजनेस मिले चाहे नहीं मिले, हमें मिलना था, कंटिन्यूस मिलना था, कंटिन्यूस मीटिंग्स करनी थी, फीडबैक लेने थे, समझना था और उसके ऊपर बिजनेस बिल्ड करना था। वंडरफुल। तो डे वन से वो जो जर्नी स्टार्ट है वो आज भी कंटिन्यू हम उसको फॉलो करते हैं। जो डे वन हमारे कंज्यूमर्स थे उनको सेटिस्फाई किया, चाहे वो थ्रू प्रोडक्ट हो, थ्रू पॉलिसीज हो, हमने सब कुछ फॉलो किया। तो चैलेंजेस तो नहीं कहेंगे, एक प्रोसेस था, उसको फॉलो किया और हमने एंजॉय किया उसको। हाँ, लेकिन कभी कभी होता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं इन चीज़ों के अंदर। तो लेकिन हम करते रहे कंटिन्यूसली इस चीज़ को, तो आज मैं आपके सामने हूँ उस चीज़ को लेके। बहुत बढ़िया। तो 20 साल काफ़ी लंबा समय रहा है। तो मुझे ये जानना था कि ऐसा कभी कोई एक फेज आया, जैसे आपने कहा कि आपको लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कभी फेज था जब आपको लगा कि नहीं, बस अब सब कुछ बंद करता हूँ और वापस घर चला जाता हूँ, मैं कुछ और करता हूँ? हाँ, नहीं, ऐसे बहुत सारे मतलब सबसे मुश्किल फेज के बारे में आप बताएं, कोई एक ऐसा
5 महीने 6 महीने साल भर ऐसा कोई एक फेज चला हो जिसमें कि जिसको आपको आज तक याद है कि यार उस फेज से जब मैं निकला था तो देन देयर वाज नो स्टॉपिंग? अभिषेक जी, मतलब एक नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहा हूँ। बहुत फ्रॉम जीरो जब हमने स्टार्ट किया, मतलब उससे पहले भी जर्नी है, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थी, छोटे छोटे वेंचर्स मैंने किए। लेकिन जब मैं राजश्री पे आया तो लगा कि मुझे, हाँ, पैशनेट होकर लगा कि यार ये चीज़ है जो हमारे लिए बनी हुई है, हम इसको बड़ा बना सकते हैं। इसी जर्नी के दौरान पिछले 20 साल में जब भी मैं थोड़ा सा सेटल हुआ किसी चीज़ को लेके, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसको कैसे अब बड़ा किया जाए। तो इसी पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे वेंचर्स हुए, स्टार्टअप्स हुए, इसको हम कह रहे हैं जो पब्लिक के सामने है। कुछ चीज़ें हैं जो असफल भी हुई पास्ट के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो असफल हुए। हाँ, उस टाइम में लगता था कि यार कैसे, मतलब हमने क्या गलत किया, क्यों किया, कैसे किया। जब हम इनिशियल डेज में, अभी तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में, बट इनिशियल डेज में जब मैं 1-to-1 मीटिंग्स करता था, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास में, तो तब लगता था यार कि ये जर्नी कहाँ ले जा रही है मुझे, मतलब मैं कर पाऊंगा ये सब चीज़ें इन फ्यूचर, बना पाऊंगा क्या, मैं इतना क्लाइंटल बना पाऊंगा अपने लिए, क्या मैं इतना बड़ा वॉल्यूम कर पाऊंगा चीज़ों को लेके। लेकिन जब सोचता शाम होती थी, नहीं यार आज ठीक है, जो भी किया अच्छा कर दिया, अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे। तो ये जर्नी में कंटिन्यूस, ये नहीं प्लाईवुड नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर टाइम होगा तो अपन बात कर सकते हैं इस बारे में, बट इसमें मल्टीपल चीज़ें रही हैं। मैं इम्पोर्ट भी है इसके अंदर, चाहे वो अफ्रीका से हो चाहे चाइना से हो। इसमें कुछ स्टार्टअप्स हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल है। तो वसुंधरा डेयरीज करके हमारा स्टार्टअप था, हमने बहुत अच्छे से लॉन्च किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे, बट वो इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं रहा चीज़ों को लेके। ये है, कई ब्रांड्स हम लेके आए, इंपोर्ट किया, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ये 20 साल में क्या हुआ कि वो जो कर्व था ना, अप एंड डाउन वाला, वो एक थ्रिल था उस चीज़ को लेके, समझ में आ रहा था, मज़ा आ रहा था। आज अनसक्सेसफुल हुए लेकिन हमने सीख लिया उस चीज़ से। तो वहाँ से 20 साल की जो लर्निंग्स हैं, वो आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस वाले सिस्टम पे, जहाँ हम कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ हम टूट गए थे। चैलेंजेस ये था कि पास्ट में कुछ चीज़ें थी जो हम पहुँच सकते थे आज बहुत बड़े स्केल पे, बट हमने डाउट किया अपने ऊपर। मार्केट ने डाउट दिए, नहीं, वो टाइम नहीं था उन चीज़ों को लेके। लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, अभी इस जर्नी से पहले मैं स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस बार रुकना नहीं है। जहाँ मैं रुक रहा था, चैलेंजेस देखे हम थोड़ा बैकफुट पे आए थे, अभी नहीं करना। तो चैलेंजेस थे बट एंजॉय किया, उनसे सीखा, लर्निंग बहुत अच्छी रही हमारे को, सभी को हमने अच्छे से सीखा चीज़ को लेके। बहुत बढ़िया। ये चैलेंजेस, जैसे अभी मैंने आपसे बात करके ये और समझा कि आप बहुत स्ट्रांगली वैल्यूज में बिलीव करते हैं, और डे 1 की वैल्यूज 2005 की, मेरे ख्याल से 2005 की वैल्यूज में और 2025 की वैल्यूज में आज हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि अब पहले आप 0 पे थे, आज मल्टी करोड़ बिजनेस आप रन कर रहे हैं, एम्पायर रन कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ उनको कंटिन्यूसली आप मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो वो वैल्यूज क्या वो सेम है आज भी, मतलब जो 2005 की थी वही वैल्यूज आज 2025 में भी आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं? हाँ, 100%। एंड उन वैल्यूज पे ही बिजनेस बना है, पूरा बिजनेस उन वैल्यूज पे बना है। अगर हम बात करें, मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे हम 20 साल पहले, और आज भी हैं, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन है वो हमेशा ऑनेस्टी बोल सकते हैं इस चीज़ को, कि हम ऑनेस्ट रहे शुरू से ही, कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो हमें आगे नहीं ले जाए। हम कभी भी मार्जिन्स को लेके स्टिक नहीं रहे कि नहीं यार बिल्कुल हमें तो यही करना है, यही मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैं क्यों नहीं इसी में सब कुछ निकाल लेता हूँ। तभी मल्टीपल चीज़ें ग्रो हुई ना, पैरेलली ये भी बना, वो भी बना। जो टीम थी वो साथ दे रही थी कि मैं हर 2 साल बाद में एस्टेब्लिश करके धंधा बाहर निकल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब तुम संभालो, मैं कुछ नया बिल्ड करता हूँ। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी, जो ऑनेस्टी थी, जो चीज़ें, ट्रस्ट था, जो टीम बिल्डिंग थी, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलेंगे, कि बिजनेस में हमने डे 1 से रखी कि कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, बट चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वो ट्रस्ट हमेशा बिल्ड रहना चाहिए, लोग ट्रस्ट करने चाहिए, जो आज कंज्यूमर हमने गेन किया है। और यही वजह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि वो छोटा छोटा जो ट्रस्ट था ना, उसने बिल्ड किया, कहीं पे भी वो मूव नहीं हुआ। हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड पे कंज्यूमर को नहीं मालूम होती, जो हम ट्रेड में काम कर रहे थे, हमें पता होती है वो चीज़ें, बट हमने कभी भी वो नैरो रोड्स नहीं ली उन मार्जिन को ग्रैब करने के लिए। हमें लगा नहीं यार ये पे करेगा इन फ्यूचर के अंदर, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है कि एक दिन बनेगा, कुछ ना कुछ होगा, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। और हुआ वो,
बिल्कुल। डे 1 से लेकर आज तक की जर्नी में आप देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं मेरे साथ में। तो मतलब जैसे आपसे बात करके लगता है कि शायद आप हमेशा से कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बना चुके हैं, बट क्या अभी उतना बड़ा नहीं बना पाए हैं? जो मन में अभी भी एक डिससेटिस्फेक्शन है? ये किस चीज को लेके बात कर रहे हैं आप? मेरे पास मतलब को लेके ये जो बात कर रहा को हूँ? लेके, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने मल्टीपल ब्रांड स्टैब्लिश किए हैं, एंड वी नो आल्सो कि मतलब सारे ब्रांड सक्सेसफुल है, चाहे लेयर्स की बात करें, चाहे हम राजश्री की बात करें, चाहे और B2B वर्टिकल्स की बात करें, सारे ब्रांड्स अपने अपने एक अच्छे से स्टैंड लेते हैं मार्केट में। बट व्हाई इंटीरियर कीज? क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन, जैसे आपने कहा, अभी आपने कहा था कि भाई हर 2-3 साल में मैं ब्रांड बिल्ड करता था और मैं टीम को बोलता था कि ना उसको हैंडल करो, और चीजें अपने एक स्ट्रेट कर्व में चलती रहती थी। आपको ट्रस्ट पे, आपको मतलब यू स्ट्रांगली बिलीव इन योर पीपल विच इज इन ग्रेट लीडरशिप स्किल। थैंक यू सो मच। तो व्हाई इंटीरियर कीज नाउ? मतलब अभी इंटीरियर कीज के लिए कहाँ से आपके विचार, मन में विचार आया? कहाँ से ऐसा विचार आया कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे मैं पहुंचना चाहता हूँ? शायद एक वो जो और कहीं बड़ा सपना, हम कहते हैं ना कि जागते हुए एक सपना देखा हुआ। बिल्कुल। जो अब तक की जर्नी है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम है। राइट। मेरे सराउंडिंग्स बोलते हैं बिल्कुल। व्हाई यू आर एक्सपेरिमेंटिंग इन एवरी ईयर, एवरी 2 years, बट मुझे नहीं लगता, इंटरनली आवाज नहीं आती कि यार कुछ ऐसा किया गया है जो इम्पैक्ट करे, किसी की लाइफ में चेंज लाए। ओके। तो वो नहीं है बिजनेस। मल्टी करोड़ रुपीज बिजनेस बनाना तो बनना ही था, वो तो जो जिस तरह का मतलब एफर्ट्स हमने किए हैं वो तो बनना ही था, वो तो सभी बनाते हैं। बट किस तरह का इम्पैक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में, क्या ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, क्या हम बिजनेस को देना चाह रहे हैं, जिससे हमने अर्न किया है, हमने जिस चीज से बनाया है, तो क्या हम कुछ बायबैक कर सकते हैं चीजों को, इंडस्ट्री को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बात रही सक्सेस की, मैं मतलब 100% बाय हार्ट कहना चाहूंगा कि हाँ, मुझे वो सक्सेस नहीं लगता, लिटरली नहीं लगता सक्सेस मुझे। अग्रीड। क्योंकि चीजें नहीं हो रही वैसी। एक चीजें बनाना और पैसा कमाना तो कोई मोटिव नहीं है। और मैं जब से इंटीरियर की चीज साथ में काम करने लगा हूं, हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स नहीं क्रिएट किए, वी आर इन इनिशियल फेज, लेकिन मुझे लगता है कि ये है जो मेरे विजन को, मेरी इमोशंस को आगे ले जा सकता है और स्केलेबल बन सकता है। ये लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, उनके सोचने के नजरिए को चेंज कर सकता है। हमारी इंडस्ट्री जो एज ऑफ नाउ फैक्ट्स है, मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है। मैं ओनली इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। और पूरी इंडस्ट्री जब से मैं 20 साल से हूं या पास्ट से जब से चलती हुई आ रही है, 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके। आप बिलीव करेंगे इस चीज पे, 90% इंडस्ट्री जो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वहां पे फैक्ट्स भी वैसे ही हैं, डिसीजंस भी वैसे ही हैं। लेकिन अभी ये चीज ऐसी है जिसके साथ में हम कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं। लोग पूछते हैं अभी कि यार कुछ ऐसा हो जाए तो क्या ये चीजें पॉसिबल है, लोगों के इनपुट्स आते हैं। तो मुझे लगता है ये मैटर करता है सक्सेस के लिए कि इंटरनली आप कितना फील कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने विजन को लेके, अपने बिजनेस को लेके। तो मुझे लगता है कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बिल्कुल हर लेयर्स पे एक सक्सेस तो होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रियल सक्सेस है। अब ये प्रोडक्ट जाने वाला है बहुत हाइट्स तक, जो हम डिटरमाइंडेड हैं चीज को लेके, लेकिन पास्ट का रेस्पॉन्स है तभी ये बिल्ड हुआ है, हमने उसे सीखा है। तो सक्सेस तो है, उसके मायने अगर देखें तो बहुत है, लेकिन अभी भी वो इंटरनल जो एक ग्रीड है वो शो ऑफ करने वाली बात है कि कब पहुंचेंगे वो जगह पे, डेस्टिनेशन अभी भी बाकी है। ठीक है। सो बलराम सर, फॉर इयर्स यू हैव वर्कड ऑन ग्राउंड, मतलब ऑलमोस्ट 20 सालों से आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्डर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज देयर बिगेस्ट चैलेंज? हाँ, इस 20 साल के दौरान मैंने देखा है कि चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, अलाइंड नहीं है एक दूसरे के साथ में। चीज़ें बिखरी हुई हैं, रेफरल्स हैं, उसके साथ में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि कैसे चीज़ें कनेक्टेड रहने वाली एक दूसरे के साथ में। बिल्डर्स या रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने एक अलग फेज में काम कर रही है, डिजाइनर्स एक अलग एंटिटी में काम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स अपने एंटिटी में काम कर रहे हैं। चीज़ें, हमें लगता है, हम सोचते हैं कि चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए। मैं पास्ट 20 साल से हमेशा पूछता हूँ क्यों यार, ऐसा क्यों है? चीज़ें क्या कोलैब करेंगी तो बेटर कर पाएंगी? हमने पास्ट में किया है ऐसा। हम
बिल्डर के पास जा रहे हैं तो हम उसको बेहतरीन तरीके से सर्विसेज दे पा रहे हैं, हम सजेस्ट कर पा रहे हैं, कंज्यूमर को हम आर्किटेक्ट सजेस्ट कर पा रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर कर पा रहे हैं उस बजट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट चैलेंज है वो इंडस्ट्री का बड़ा होना, उसमें कनेक्शन नहीं होना और एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होना। तो इन्हीं चीज़ों पे एक बार बार जो एक इनर थॉट आती है कि क्यों नहीं ये चीज़ें कनेक्टेड हैं अपने आप में, क्यों नहीं इन रेफरल्स को ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्यों नहीं सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि सभी का एंड गोल एक यूजर है, एक फ्लोर है, एक विजन है उस फ्लोर के पीछे, और उस विजन को चूज करने के लिए कंज्यूमर है। तो ये कनेक्टिविटी मुझे लगता है लैकिंग है। यही एक बिगेस्ट चैलेंज मुझे जो दिखता है वो मैंने अज्यूम किया। पर ये गैप है क्यों? मतलब क्या ऐसा नहीं है कि बिल्डर्स के पास आर्किटेक्ट का रेफरेंस नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट्स के पास बिल्डर का रेफरेंस नहीं है? या जिस तरीके से कंपनीज आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये कनेक्शन आप लोग नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं? व्हाट इज दी एक्चुअल चैलेंज? कि या तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या एक माइंडसेट लेवल पे कहीं कोई चैलेंज है, या आपस में कहीं टेक्नोलॉजी का कोई यूजेज है ही नहीं? नहीं, ये चीज़ें मतलब ट्रस्ट वाली बात तो नहीं है, ट्रस्ट है और वो माइनर फेजेस में हो रही है चीज़ें। अगर बात करेंगे, ऑब्वियसली बिल्डर्स के पास में कनेक्शंस हैं, बट ये सेगमेंट इतना बड़ा है ना, और हर किसी की नीड्स अलग अलग है। किसी को एक्स डिजाइन पे काम करना है, किसी को एक्स थॉट पे काम करना है। तो बिल्डर के पास में एक अपना विजन है और वो रिलेटेड है उस बिल्डिंग को बनाना, खूबसूरत बनाना, अपने नजरिए को शोकेस करना। अब वहां पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, बिल्डर अगर 100 फ्लैट्स बना रहा है तो 100 टाइप ऑफ कस्टमर्स आने वाले हैं उस फ्लोर के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्डर वन बाय वन किसी के पास में सजेस्ट करने वाला है उन चीज़ों को, मतलब इतना फ्रिक्वेंसी से नहीं हो सकता है। जब कंज्यूमर पूछता है तो वो सजेस्ट करता ही है, एज वेल हम भी सजेस्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। आज 20 साल की जर्नी में हमने, मतलब अगर 100 ऑफ कस्टमर्स को हमने बिल्डर के पास ही भेजा है, बिल्डर्स को हमने कंज्यूमर से मिलवाया है, आर्किटेक्ट को मिलाया है, तो कनेक्शन तो है ही। हर लोग अपने अपनी मतलब थॉट के साथ में चीज़ों कर रहे हैं, मतलब हो रही है चीज़ें हैं। बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों के पास में जो कम्युनिकेशन है वो उसके जो मीडियम्स हैं वो डेवलप हुए हैं। तो आई बिलीव कि वो कनेक्शन जो बहुत छोटे माइनर उस पे है, उनको एलेबोरेट किया जा सकता है, उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं, कनेक्शंस हैं, लेकिन वो कनेक्शंस मतलब एक लिमिटेड उसमें है, मतलब 1 to 1 है। ये पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो आई बिलीव कि ये है, बट इसको हम और अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मतलब कोविड के बाद अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत अच्छा हो गया, अब हर कोई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, एआई के आने के बाद और चीज़ें सुधरी है, तो कहीं ना कहीं टेक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ये गैप है। और इस गैप को इंटीरियो कीज किस तरीके से सॉल्व करता है? 100% आपका जो पॉइंट है मैं समझ पा रहा हूँ, और ये 100% आप, मुझे लगता है, अलाइन कर रहे हो उस चीज़ के साथ में। हाँ, ऑब्वियसली कोविड के बाद में ही ये चीज़ें स्ट्रांग हुई, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ यार टेक कुछ कर सकता है, क्योंकि कोविड के बाद में लोगों ने उस तरह से डिसीजन लेना चालू किया, वो किसी भी फील्ड में हो। वहां से पहले तक हम बिलीव करते थे कि नहीं यार ये ट्रेड ऐसे ही चलेगा, ये ट्रेडिशनल ट्रेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ये ऐसे ही ड्रिवन होगा। लेकिन कोविड ने, आई बिलीव कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है इंटरव्यूज को लेके, उसी टाइम से इवॉल्व हुआ। कि हम सभी लोग कह रहे थे उस टाइम, बातें घर पे बैठे करने वाले क्या है, तो सभी लोग सोच रहे थे इन चीज़ों की, यार कैसे मैक्सिमम तरीके से इन बातों को पहुंचाया जाए। हम उस विजन को लेके काम करते रहे। मुझे लगता है बाकी लोगों ने ड्रॉप कर दिया उस चीज़ को, बट हम आज भी वो 5 साल पहले थ्योरी पे काम करते हैं कि यार नहीं, जब चीज़ें वहाँ ऐसे सोची जा सकती थी तो उनको बिल्ड भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि लोग जल्दी से इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की तरफ सोच नहीं पाते हैं। जो मैंने बताया कि डॉट्स हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में अगर कंज्यूमर की बात करें, वो अवेयर हुआ है पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा, जो फैक्ट्स भी कहते हैं, जो हमने हमारे पोर्टल पे भी दिखाई ये चीज़ें।
लेकिन ऑब्वियसली टैग मिसिंग था, वही है जिन डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है, उनको अलाइन कर सकता है एक दूसरे के साथ में। तो आई बिलीव 100%, मैं श्योर हूँ कि आप जो कह पा रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, और हम उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। हम चीज़ों को वैसे ही बना रहे हैं जैसा हमने 4 साल पहले सोचा था, 5 साल पहले इवन। तो वहीं से चीज़ें बिल्ड होना चालू हुई है, और आज इस फेज में है कि हम लोगों को बात कह पा रहे हैं और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है, जो हम ट्रेडिशनली नहीं कर पा रहे थे। विदाउट टैग हम नहीं कर सकते, मल्टीपल लोगों तक नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, राइट। तो यहाँ हम पहुंच सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ पोर्टल पे आ सकते हैं। हमारे सिस्टम में एक लिमिटेशन है, शोरूम है 6,000 स्क्वायर फीट का शोरूम है, बट कितने लोगों को हम एंटरटेन कर सकते हैं? जब भी हमारे पास क्राउड बढ़ता है, मुझे लगता है कि 10-20% की कस्टमर्स होते हैं जो अनसेटिस्फाइड होते हैं चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे हम उन सब जो कमियां हैं हमारी, उनको यहाँ दूर कर सकते हैं। हम उस तरह का एक एहसास क्रिएट कर सकते हैं, इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। हर कंज्यूमर को उतना ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर्सनली बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ को, जिस पे टेक पे हम काम कर रहे हैं, उतना ही पर्सनल एक्सपीरियंस हम उस कंज्यूमर को दे सकते हैं, जो हम शायद ट्रेडिशनली नहीं दे सकते। और जब 5 लोग मिल जाते हैं, इंडस्ट्री जब मिल जाती है, और जब वो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम कर रही होती है, तो सब अच्छे डिसीजन लेंगे। इतने सुपीरियर माइंड से मेरे से भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बट वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस को डिजिटली लाना या टेक के थ्रू इवॉल्व करना, वो हमारी स्ट्रेंथ है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक और नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन निकला मेरा कि स्टार्टअप ही क्यों? आप कनेक्शन तो कैसे भी बना सकते थे, आपके पास एक बहुत बड़ा पूल होगा आर्किटेक्ट्स का, आपके पास एक बहुत बड़ा पूल होगा बिल्डर्स का। स्टार्टअप, और वो भी टेक स्टार्टअप, और वो भी एक ऐसे आदमी के थ्रू जिसने मतलब 20 साल तक कहते हैं ना कि बिल्कुल सड़क पे जाके काम किया है हर जने के साथ। शायद जो मैं आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपने माल लोड भी करवाया है, अनलोड भी करवाया है, आर्किटेक्ट्स को रात को 12 बजे भी आपने कॉल्स आंसर किए, सब कुछ किया है। तो स्टार्टअप क्यों? स्टार्टअप में कैसे घुस गए आप? अब मुझे तो डे वन मालूम नहीं था स्टार्टअप होता क्या है। हमने कभी एज ए स्टार्टअप लिया भी नहीं इसको। हमने लिया कि चीज़ें जो हो रही हैं, जो ग्राउंड पे हो रही हैं अभी भी, और हो रही हैं पास्ट में 50 साल से होती आ रही हैं। जब मैं बिजनेस में आया था तभी वैसे हो रही हैं, और पिछले 20 साल की जर्नी के दौरान भी वैसे ही हो रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें टेक इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम मल्टीपल लोगों तक जा पाएंगे और कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। तो टेक होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ थी जो मिसिंग थी इस चीज़ के अंदर, और यही एक चीज़ है जो हमें स्टार्टअप भी कह देती है। जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में जो टेक आ गया, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत लेटर ऑन मालूम पड़ा कि यार स्टार्टअप होता क्या है। हमारे लिए डे वन ये था कि नहीं, ये चीज़ें हो रही हैं, कंज्यूमर आ रहा है, आर्किटेक्ट्स हमसे मिल रहे हैं, बिल्डर्स के पास हम जा रहे हैं, और सारी चीज़ों को हम बनाएंगे, अच्छे से कुक करेंगे और रख देंगे प्लेटफॉर्म पे आके, और चमत्कार हो जाएगा। नेक्स्ट से बहुत सारे लोग आएंगे, हमारा बिजनेस मल्टी डायमेंशन चला जाएगा। बट वो हुआ नहीं। तो फिर समझाया, फिर बैकफुट पे आए। स्टार्टअप का मीनिंग यही है कि आप 4 कदम आगे जा रहे हो और फिर 8 कदम पीछे आ रहे हो। चीज़ों को बिल्ड करने के लिए आप रिव्यू कर रहे हो, समझ रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो चीज़ों को। और जब इतना बड़ा करना होता है, जब स्टार्टअप मतलब बेसिक चीज़ से, स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टअप, इट्स ए स्टार्टअप। कि यहाँ पे मैं मानता हूँ वी आर डूइंग नथिंग, मतलब कोई एक्सेप्शनल नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ें वही कर रहे हैं। आप इसको स्टार्टअप भी कह सकते हैं या इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज भी करना कह सकते हैं। बट नई चीज़ है, नया स्टार्ट है, और एक चीज़ जिसमें मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। इससे पहले मैं कोई मेल भी टाइप नहीं कर रहा था, कुछ मैं डिजिटली, मैंने बिलीव मी, मैंने तो कंप्यूटर ही इस चीज़ पे आगे खरीदा कि भाई कुछ चीज़ें करनी है। तो ये टेक ने इसको स्टार्टअप बना दिया। और लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टार्टअप होता क्या है, कैसे चीज़ें अगेन स्क्रैच से बनती है। मैं अभी जो 20 साल पहले जो जर्नी स्टार्ट की थी, वो ये मानिए कि मैंने पिछले 2 साल पहले उसको दोबारा चालू कर दिया, स्क्रैच से चालू कर दिया। तो मेरे लिए ये स्टार्टअप नहीं है, ये वही 18 साल की जर्नी है जिसको बेटर तरीके से हमें दिखाना है और चीज़ों को स्केल अप करना है। तो अब आपका एक बिजनेसमैन भी साथ में बोल रहा है, और मुझे एक क्लैरिटी आपसे और चाहिए। कहीं ये सारा मतलब जितना भी स्टार्टअप की और या कनेक्शन की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक अंदर का बिजनेसमैन बैठा हुआ है और वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, चाहे लेयर्स कहे, चाहे राजश्री कहे, चाहे और दूसरे B2B सर्विस कहे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक पूल तो था ही, अब वो पूल को कंज्यूमर तक पहुंचाना था। तो कहीं उस बिजनेसमैन के दिमाग में ये थॉट तो नहीं है कि मैं इस तरीके का एक सिस्टम बना दूं ताकि मेरे ब्रांड्स के पास कंटिन्यू धंधा आता रहे?
देखो मेरा यहाँ पे आना, ये मेरे लिए बहुत राइट क्वेश्चन नहीं है। मतलब मैं अभी, हम टॉपिक पे आ रहे हैं जो मुझे कहना है। हम्म। अ, देखो, जब हम 20 साल की जर्नी से गुजर जाते हैं और एक मार्केट में परसेप्शन बन जाता है चीज़ों को लेके, तो कुछ डाउट्स क्रिएट हो तो जाते मेरा भी परसेप्शन है। हैं। हाँ, 100% सभी का है। मैं पिछले 1.5 साल से या लास्ट 6 महीने से लोगों से मिल रहा हूँ, और लोगों का डाउट है इस चीज़ को लेके कि मैं अपने पास्ट को ही इम्प्रोवाइज करने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, वो मैं उस सिस्टम को छोड़ चुका हूँ पिछले 2 साल से, और वो एक पार्ट हो सकता है चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट से मैंने सीखा है, बट मैंने उसके लिए नहीं किया। मैं थ्रू आउट इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ ये। हाँ, इनिशियली मैं ये कह सकता हूँ, ये आज जो इंटरव्यू कीज है वो इनिशियल डेज में नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा प्रोडक्ट सेल किए हैं, मैं बिजनेसमैन ही था। लेकिन मैंने जब स्टडी किया कि यार प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकता, इसके अंदर इमोशंस होते हैं, कैसे यूज कर रहा है, कौन सा कलर यूज करना है, टच एंड फील है, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। शायद मैं भी आज भी किसी प्रोडक्ट को नहीं चूज करूंगा विदाउट उसके बारे में टच किए हुए, उसको देखे बिना, उसके बारे में R&D किए बिना चूज नहीं हम्म। करूंगा। और ये हर कंज्यूमर पे इंप्लीमेंट होती है चीजें। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, अगर प्रोडक्ट सेलिंग पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। देन वही अगेन स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट, सीखो, समझो, और चीज़ों को बताओ कि यार नहीं होगा कैसे ये। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत सारे प्रयास हुए हैं चीज़ में, बहुत सारे सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन उसी चीज़ को, उन डॉट्स को निकाल के और यहाँ तक लेके आना। तो ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलरली हमारे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए है, वो एक नैरो थिंकिंग हो सकती है। ट्रस्ट मी, मैं 100% कह रहा हूँ कि आज, मैं ऐसे 2 साल 3 साल पहले मेरा थॉट प्रोसेस हो सकता था वो कि नहीं यार, प्रोडक्ट बेचने हैं, कैसे इसको बेटर किया जाए। लेकिन आज नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है वो। जितना हम कर पाए हैं डिजिटली, उससे ज़्यादा हमने स्टडी किया है इसको, हमने समझा है। हमने समझा है कि ये जब तक डॉट्स कनेक्टेड नहीं होंगे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये मेरा 100% थॉट है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि जब तक ये डॉट्स दिख रहे होंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा डाउट नहीं है, ये 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। लेकिन वो इमोशंस को क्रिएट करके एक लेवल अप किया जा सकता है। हम्म। तो 100% मैं थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट कर दिया इस चीज़ को, बट नहीं, मैं वो। थोड़ा और सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं और अभी भी मतलब मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी खुद भी लेना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी देना चाहता हूँ कि व्हाई इंटीरियो कीज विल नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स इट्स सिस्टर कंसर्न्स। क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल हम सबका है हम्म। आपसे कि ऐसे क्या मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, ऐसे क्या प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे कि, या ऐसे कौन से ब्रांड्स को सिस्टम पे लाया जाएगा, किस तरीके से अदर ब्रांड्स को सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाएगा, जहां पे कि एक एंड कंज्यूमर हो, उसको ऑनेस्ट अपना प्रोडक्ट मिल सके, उसको एक हम्म। ऑनेस्ट ओपिनियन मिल सके, उसको एक ऑनेस्ट कनेक्शन मिल सके। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इंटीरियर लिमिटेड है हमारे प्रोडक्ट्स तक? नहीं। मैं टिम्बर कर रहा हूँ, प्लाईवुड कर रहा हूँ, या मैं सैनिटरी कर रहा हूँ, तो क्या इन्हीं तक ये लिमिटेड है? नहीं। नहीं है लिमिटेड। नहीं। तो यहाँ हम उसका छोटा सा पार्ट है। राष्ट्रीय टिम्बर या लेयर्स इस पूरी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है। तो उस पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लूंगा। देयर इज मीडियम्स जो सभी लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEOs है, वो चीज़ें हम कर सकते थे इस चीज़ के लिए। या हमें इतना एक हैवी टैक्स सिस्टम नहीं बनाना चाहिए था इन चीज़ों को करने के लिए। आज बर्न हो रहा है इसमें। अगर आप देखेंगे बिजनेस माइंडसेट होगा तो बर्निंग पे तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। हम ग्राउंड से क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल कंडीशंस पे काम कर रहे हैं कि यार ये ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। बट क्या इस जर्नी में सिर्फ हम हमारा प्रोडक्ट ही मैक्सिमम रोल प्ले करता है? आई बिलीव नहीं करता है। एक पूरा पैकेज होता है इस चीज़ को लेके कि टिम्बर के अलावा पेंट है, इसके अलावा रग्स हैं, फर्नीचर है, मतलब तो हमारा छोटा सा पार्ट हो गया इस चीज़ को लेके। तो ठीक। जब तक ये सभी लोग नहीं आएंगे एक सिस्टम के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूजर को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी नहीं। मैं इनिशियल टाइम से कह रहा हूँ कि ये बिल्ड हो रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का आउटकम मिलना चाहिए इस चीज़ को लेके। जितना इनपुट होगा उतना आउटकम बढ़िया रहेगा इन चीज़ों को लेके। तो 100% देखो, जब तक हम एक स्टेप आउट नहीं होते चीज़ों को लेके,
तब तक ये समझ में नहीं आएगी, ये डाउट्स हैं हमारे ऊपर। लेकिन आप देखेंगे अगले 6-7 महीने के अंदर कि हम कितने लोगों को ऑनबोर्ड कर चुके हैं, कितने सारे ब्रांड्स को हम ला चुके हैं, कितने सारे बिल्डर्स हमारे साथ में हैं। आज भी दिखेंगे तो पोर्टल पे जितनी एलिट प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिस्टेड है। आज 300 के करीब आर्किटेक्ट्स होंगे, वो लिस्टेड है। आज आई बिलीव 500-700 प्रोजेक्ट्स हमारे पास में होंगे। अब देखो कितना डिफरेंट एक डेटा क्रिएट हो रहा है उस चीज़ के ऊपर, और लोग उस पर डिसीजन ले रहे हैं। लोग इवन कंज्यूमर भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही मन से सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हम हर किसी के पास जा रहे हैं, यार देखो ये सिस्टम बनाया है, जैसे आपने कहा इनर सर्कल, वो क्यों किया हमने लास्ट टाइम, कि बिल्डर भी आए, आर्किटेक्ट्स भी आए, डिजाइनर्स भी आए, और वो समझें उस चीज़ को। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम इनपुट नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके का, तो हमें मिले। कुछ डॉट्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और बहुत सारे होंगे जो हमें नहीं मिले अभी तक। बिल्कुल, तो हम वही तो ढूंढ रहे हैं, वही अभी। जर्नी है। हाँ बिल्कुल वही जर्नी है। और ये देखेंगे आप इनर सर्किल, ये एक रेगुलर प्रोसेस होने वाला है। जो अभी विजन की बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल लोग आएंगे और विजन शोकेस करेंगे यहाँ पे, वो बताएंगे, बिल्कुल, हमें एजुकेट करेंगे। हमारे डाउट्स हैं, हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब डाउट्स हमारे पास में आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक आदमी के राउंड तो नहीं हो सकती जर्नी। स्टार्टअप का मतलब ही यही है, बिल्कुल, इकोसिस्टम का मतलब ही यही है, इट्स ए Exactly. प्रोसेस। और प्रोसेस पे मल्टी लेयर्ड है ये। जैसे आपने पास में देखा हमारा लेयर्स करके शोरूम है, क्यों है? क्योंकि हम 3-4 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, हम 3-4 जर्नी को वहां लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये एक दिन में इवॉल्व हुई ये चीजें, ये एक जर्नी है जो चल रही है। और खैर मैं भी ये समझता हूँ कि इवेंचुअली अगर कंज्यूमर को फायदा नहीं मिलेगा, जो हमारे लिए सब कहते हैं कि कंज्यूमर इज द गॉड, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, बिल्कुल, और obviously। कस्टमर को अगर वो फायदा नहीं मिलेगा तो शायद इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब भी नहीं। 100%। मैं कंज्यूमर की बात तो देखो, क्या होता है कि जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। हर बिजनेसमैन के दिमाग में ये होता है कि कंज्यूमर को बेस्ट मिलना चाहिए, बढ़िया फ़ायदा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, रेट्स कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। ये भी डाउट्स ही हैं, पार्ट ऑफ मतलब जर्नी के डाउट्स रहे हैं। देखो कंज्यूमर हमेशा पे करने के लिए तैयार होता है। मेरे 20 साल की जर्नी में कह सकता हूँ मैं, जिस तरह का हमने सिस्टम बिल्ड किया है, मुझे किसी कस्टमर से नहीं मिला कि वैल्यू दियो और उसने रिवर्ट नहीं किया। मैं बात मार्जिन की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस कब क्रिएट होते हैं? बिल्कुल, जब हम प्रैक्टिकलिटी को हम महसूस करते हैं और उस तरह का आउटकम देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वन साइडेड जर्नी रहने वाली है ये। ठीक है। तो अब मुझे एक बात और बताओ आप, कि हर इंसान के पास दिन में होते तो 24 घंटे ही, मतलब मेरे ख्याल से शायद इलॉन मस्क को एक हम अपवाद माने तो उसके अलावा शायद उनके पास एक दिन में 48 घंटे होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास यूजुअली 24 घंटे होते हैं। तो इसमें से कितना टाइम आप इंटीरियर कीज को दे रहे हैं? क्योंकि भाई हम कंटिन्यूसली ये बात कर रहे हैं कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ आपने उनको स्टेब्लिश किया है, आपने उनको एक टीम को हैंड ओवर किया है, और काफ़ी आपका इन्वॉल्वमेंट होता होगा उन ब्रांड्स में, जो मुझे लगता है। और सब जानना भी चाहते हैं कि कितने लेवल तक आप अभी भी इन्वॉल्व हैं, और कितने डीपली आप इंटीरियर की इसके साथ इन्वॉल्व हैं, और कितने टाइम से इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आज प्रोजेक्ट एक सर्टेन स्टेज पे, मैं ये समझता हूँ, मतलब वो स्टेज आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। आपने कहा कि 300 आर्किटेक्ट्स हैं सिस्टम पे, 500 प्लस प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका मतलब आपने काफ़ी समय तो दिया है। बिल्कुल दिया। लेकिन वो समय का कितना समय और कब से आप वो समय दे रहे हैं? देखो मैं पार्टली समय दे रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट की, जब मैंने इसको वैलिडेट करना चालू किया, तो वो जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियल 2 साल तक मैं सिर्फ बातें करता रहा लोगों से। उसमें दोनों ही तरह की चीज़ें थी, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। किसी ने कहा वाह यार इट्स ए वेरी गुड थिंग, अगर ये हो जाएगा तो एक मिरेकल हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अप्रूवल्स भी थे, रिजेक्शन भी थे। 2 साल ये जर्नी चली, इसमें भी कई अप डाउन्स हैं। बहुत लंबी जर्नी है कि ये सोचने से ही नहीं हो गया कि टैग को करेंगे और हो जाएगा। टैग इटसेल्फ एक अपने आप में एक पूरा पूरा एक मेथड है। तो वो मेथड तो मुझे पता ही नहीं था कि यार ये इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट को अलाइन करने में आज मैं समझ पा रहा हूँ कि कम से कम 50 तरह की टूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, 50 तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चालू हो रखे हैं वहाँ पे। तो चीज़ टाइम सभी के पास में सेम है। मेरा फॉर्मूला यही रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिशनल सोच के साथ में मैंने एक इनोवेशन माइंडसेट में रखा कि एक दिन मुझे करना है, कुछ एक्सेप्शनल करना है। और वो 4-5-10 अटेम्प्ट्स होते रहे हैं, हर साल हुए हैं, मतलब हर साल हुए हैं।
और डे वन से मुझे मालूम है कि यार टीम के बिना नहीं हो सकता, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है ये। कभी हम बैठेंगे नेक्स्ट फेज में तो मैं बताऊंगा कितने लोगों ने इसमें इसमें पार्टिसिपेट किया है इन चीज़ों को लेके। कुछ डायरेक्टली हैं जो मेरे साथ में एसोसिएटेड मेरे पार्टनर्स हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा, बट मैं वो आई रखी है कि यार ये इसके साथ में मैं जा सकता हूँ इतना लंबा। तो मैंने टाइम दिया है उसे, मैंने समझा है उसे, और मैंने उसको मौका दिया है वो भी मुझे समझे। तो वो टीम बिल्ड की है बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ में। ये 20 साल की जर्नी जो लगी है ना, मुझे लगता है हम जल्दी कर सकते थे इसको अगर राइट पीपल साथ में होते हैं। वो गलती मैं इंटरव्यूज में नहीं कर रहा। मैं डे वन सोच रहा हूँ कि नहीं यार मुझे बेस्ट पीपल चाहिए इसको करने के लिए। जो हमने 20 साल में किया है इसको 5 साल में ही करना है। तो मेरे डिसीजन जो डिपेंडेंट है वो पास्ट जर्नी के साथ से हैं, और मेरे पास समय उतना ही है। लेकिन मेरे साथ जो क्रीम जो टॉप लेयर काम कर रही है उनके घंटे भी मैं अपने लिए मान लेता हूँ। आई बिलीव उनको डाउट नहीं है मेरे ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ, और ये मार्केट से फीडबैक भी आता है कि यार कैसे मल्टीपल चीज़ें रन हो रही हैं। कोई मल्टीपल चीज़ें मैं नहीं रन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ, बट पीछे मैनेज करने के लिए वहाँ पे उस तरह के मेरे से बेटर लोग हैं उस इंडस्ट्री को समझने वाले, शायद मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने बिल्ड किया और उनको हैंड ओवर किया। आज वो मेरे से बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, और ये मेरे लिए तो एक्सेप्शनल है कि लोग बोल रहे थे ये ब्लास्ट हो जाएगा, फेस पे चलता है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये कुछ भी नहीं हुआ। हम ग्रोथ पे ही हैं। और आई बिलीव कि अब ज्यादा लोग मुझे क्रिएटिव समझने लगे हैं कि यार नहीं ये चीजें तो बहुत ही एक्सेप्शनल जगह कर रहा है, विजय अलग से कर रहा है चीजें, तो ये कर लेगा। और मेरे साथ जो लोग हैं देखो वही चीज होती है जो इमोशंस वो देते हैं ना मुझे, मैं उनके कॉन्फिडेंस पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। किसी ने भी ना नहीं कहा मुझे किसी भी नए एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके घंटे में काउंट करता हूँ अपने लिए कि यार वो उसने बोला कि नहीं मैं हूँ तू कर। कितनी खूबसूरती है इस चीज के अंदर, लोगों को बिल्ड करना, लोगों को साथ लेके चलना। यही तो कनेक्शन है जो हम यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, बहुत जो बढ़िया। जो बिखरे हुए हैं। तो ये है, ये घंटे आदमी बस उतना ही होते हैं, लेकिन उनको कितने खूबसूरती से वो यूज कर लेता है। दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नी। और ये देखेंगे हम मल्टी बिजनेस, देखो इम्पोर्ट, सैनिटरी वेयर्स, टाइल्स, हार्डवेयर्स, प्लाईवुड, टिम्बर, मतलब इतने मल्टीपल चीज़ों के लिए तो टास्क हो ही सकता ना। बट आप सोचो कि यहाँ इंटरव्यूज में देखेंगे तो उन चीज़ों से हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो 20 साल की जर्नी या उन लोगों का टीम जो मेरे घंटे हैं, जो रेस्पेक्ट उनका है, वो एनर्जी है, वो घंटे हैं जो मेरे काम के घंटों की वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू हम कितना क्रिएट कर पा रहे हैं, घंटे उतने ही है वैल्यू, बट वैल्यू में बहुत सारे लोग हैं पीछे। पर फिर भी मैं एज अ लेमैन एक सवाल आपसे पूछूं, बलराम चौधरी के दिन के कितने घंटे सिर्फ इंटीरियर कीज के लिए मैं होते शायद हैं? जवाब देना भूल गया, यू आर वेरी वेरी। क्योंकि मुझे वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि स्टार्टअप में देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्टार्टअप के लिए क्या होती है कि उसकी फाउंडर स्किन बोलते हैं इसको, कि फाउंडर्स स्किन कितनी इन्वॉल्व है। और कई सारे स्टार्टअप्स का ये ड्रॉबैक भी होता है कि फाउंडर्स मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो एज ए स्टार्टअप जब हम इंटीरियर कीज की बात करते हैं, एज अ $multi-billion आने वाले टाइम में एज अ स्टार्टअप हम इसको सोचते हैं अगर, तो बलराम चौधरी कितने समय से अपने कितने घंटे इंटीरियर कीज को डेली दे रहे हैं, और इसके लिए वो क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? एज एन इंडिविजुअल की बात हो रही है। मतलब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अभी। क्यूडोस टू यू एंड टू योर टीम थैंक यू सो मच कि वो इस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल आई वांट टू नो कि हाउ मेनी आवर्स यू आर डेडिकेटेड इन टू इंटीरियर कीज। हाँ, अगर घंटों की बात करें तो 24 आवर्स, एवरी मिनट एवरी सेकेंड मेरे डिवोटेड हैं इंटीरियर कीज को। और मतलब 24 घंटे चल रही है अभी बात। और इट्स ए काइंड ऑफ एक बेबी जो होता है, बच्चा होता है किसी का, मैं फील करता हूँ इस प्रोडक्ट को वैसे ही। वो पास्ट में भी मैंने किया है कि जब चीज़ें बनाई तो मैं डिवोटेड रहा उन चीज़ों को लेके। अगर मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल काम नहीं कर सकता। और जब हम बात करेंगे पूरी इंडस्ट्री को ही ऑर्गेनाइज करेंगे, हम मल्टीपल लोगों को बुलाएंगे, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, ये अगर सोचें इस चीज़ को तो ये टिपिकल नहीं है। लेकिन जब करने जाते हैं ना, पूरे इस प्रोसेस को बिल्ड करने जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे 100% के बिना काम नहीं होगा। 100% या 200% या 300% जो बोल सकते हैं ना, वो मैंने इस प्रोडक्ट को दे रहा हूँ, देना चाह रहा हूँ और देता रहूँगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कुछ सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। वंडरफुल। क्योंकि मैं
जिस एज में हूँ अभी, तो मेरे पास अगले 5-7 साल ही हैं कि एक प्रोडक्ट को फुल्ली बिल्ड करें, और कम्युनिटी को बाय बैक कर दिया हमने। तो उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए अभी मेरे पास हो सकता है कि अगले 5 साल में इस प्रोडक्ट की वो वैल्यू बने, क्योंकि स्केलेबल है। ओके, तो आपने कहा कि इंटीरियर कीज आपका बेबी है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इंटीरियर कीज आगे जाके बिगड़ेगा नहीं? मेरे कहने का मतलब, हम्म इंटीरियर कीज आगे जाके दूसरे ब्रांड्स के जैसे नहीं बनेगा, हम्म जहां पे कि उन्होंने एक आर्किटेक्ट्स का पूल तो बना दिया है, लेकिन अब वो खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए खुद ही कोटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपने आर्किटेक्ट्स अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, कंज्यूमर अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इंटीरियर कीज दूसरे ब्रांड्स के जैसे काम नहीं करेगी? हाँ, ये गारंटी तो हमें ही लेनी है चीज़ को लेके कि कैसे ये ब्रांड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, जो चीज़ें अभी से करना चाह रहा है उन चीज़ों को लेके। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट का जो रेस्पॉन्स है उन चीज़ों को लेके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 साल पहले जो ब्रांड क्रिएट हुए थे, इस तरह सोचना इन्होंने चालू किया, उस टाइम में मुझे लगता नहीं कि इंडियन इकोसिस्टम या कंज्यूमर रेस्पॉन्स वैसा रहा होगा जैसा आज है। तो हमारे पास में वो प्रिविलेज है, चीज़ों का अडॉप्शन ज़्यादा बेटर तरीके से हुआ है, ज़्यादा बेटर तरीके से हम चीज़ों को कह पा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम का थॉट प्रोसेस हमने अलाइन किया हुआ उस चीज़ को लेके कि हमें सोचना इसी तरीके से है, और हम 100% श्योर हैं कि ये मॉडल वर्केबल है। पास्ट में ये हुआ कि स्टार्ट एक विजन के साथ में हुआ, और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया उन चीज़ों को लेके। लेकिन ये मॉडल अपने आप में इतना बड़ा है, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने माइंडसेट के साथ में आ रहे हैं। तो हमने कहा कि मल्टीपल लोगों की मल्टीपल चॉइस के साथ में काम हो और उसका एडवांटेज मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ उस तरह की चीज़ें पार्ट हो सकती है हमारे इकोसिस्टम का, बट हम वैसे नहीं हो सकते। और हमें अगर होना होता वैसा तो हम स्टार्ट वैसे ही करते। ओके। ऑब्वियसली वैसे ही करते हैं हम, क्योंकि हम करते हुए वही आ रहे हैं कि हम इतने साल से वो जो पूल हमारे पास में है, चाहे बिल्डर्स का हो, चाहे आर्किटेक्ट्स का हो, चाहे ब्रांड्स का हो, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी था काम को करना कि हम खुद ही सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर लेते। लेकिन हमारा माइंडसेट नहीं है उस तरीके को लेके, और आज मार्केट प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को लेके, वो एडप्शन इजी हो जाएगा जो उन लोगों के लिए नहीं था, बट उन्होंने हमारे लिए ग्राउंड तैयार किया है। तो मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, उन लोगों ने जो किया है उसी पे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि कंज्यूमर की वहाँ तक की जर्नी उन्होंने करवा दी। अब ये इस तरह की जर्नी को हमें आगे लेके जाना है, तो हम 100% श्योर है कि हम चेंज नहीं होंगे, और ये इसी तरह से चलता रहेगा चीज़ें। तो इसी से मेरा एक और क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज इंटीरियर कीज यूएसपी? जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है या प्रपोजिशन होता है, डिफरेंशिएटर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? अगर मैं लिव स्पेस का नाम लूं फॉर एग्जांपल, तो लिव स्पेस में और इंटीरियर कीज में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि वो डू इट योर सेल्फ हो गया, मतलब दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब चीज़ें खुद ही कर रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री को जो एक प्रोसेस है, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा तक स्ट्रीमलाइन कर दिया। बट हमारे प्रोसेस में हम चाहते हैं एक ही बंदे के पास में सारी अथॉरिटी हो, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म तभी आता है जब एक इंडिविजुअल एंटिटी के साथ में मल्टीपल चेंज होती है उसकी बैक साइड में, जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं। अगर हम उस मॉडल की बात करें, उसमें एक डिजाइन प्रोवाइडर है, वो अलग बैठा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर्स अलग बैठे हुए हैं। अगर किसी भी अगर फ्लोर को एग्जीक्यूट करना है तो एक डिजाइन कहीं से आ रही है, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ से फिर देन प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, पेंटर्स, ये लोकल मार्केट से उनको लाके और उस फ्लोर को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है। तो मुझे नहीं लगता डिजाइन या उसका एग्जीक्यूशन एक इमोशन है, एक प्रोसेस है। एक डिजाइन थ्योरी को समझने के लिए लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट के साथ में जो भी लोग काम कर रहे थे, उसकी टीम होती है, वही उसका एसेंस होती है। वही मुझे लगता है डिजाइन का अपना एक पार्ट है, बट एग्जीक्यूशन मैटर करता है। हम तभी कहते हैं कि वी आर एग्जीक्यूटिबल स्टोरीज। तो एग्जीक्यूशन मुझे लगता है कि माइंडसेट के साथ होना चाहिए, उसके बाद कमांड होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मैंने डिजाइन दे दी, डिजाइन तो कोई भी कर सकता है आज की डेट में। एआई, जब आप बोल रहे हैं कि एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कि आप किसी भी फ्लोर को डालो और पूरा कैलकुलेट करेगा, बेटर से बेटर डिजाइनर से आपको दे देगा, आप अपनी थॉट प्रोसेस को सिर्फ टाइप करना है और आपका आउटकम मिल जाएगा। बट उससे होगा क्या? क्या डिजाइन इतना बड़ा रोल प्ले करता है? मुझे नहीं लगता कि वो है, इतना बड़ा एसेंस है उसके अंदर। उसका एग्जीक्यूशन मैटर करता है।
आज जितनी भी बेटर चीजें बनी हुई है कहीं ना कहीं पे वो जो बैक में काम कर रहे हैं ना उन लोगों को क्रेडिट जाता है, बट उनको कौन ड्रिवन कर रहा है, कितने समय से कर रहा है, किस अप्रोच के साथ में कर रहा है। कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं होते, लेकिन कंज्यूमर के लिए जो एग्जीक्यूटर्स हैं वो अपने डिसीजन ले लेते हैं। उस सिस्टम में नहीं हो सकता, ओके वो नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं लगता कि वो वर्केबल है। ओके अगर मैं फैक्ट्स पे जाऊं तो आप देखेंगे कि एज ए डिजाइनर उनकी रैंकिंग बहुत ऊपर है, मतलब 4.5 4 आउट ऑफ 5 मिल रहा है। बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो 2-2.5 पॉइंट्स उनको मिले हुए हैं। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ये है, फैक्ट है। ओके क्योंकि वहां पे वो डिस्ट्रैक्टेड है उन चीजों को लेके। हम्म वो ऐसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसके पीछे इमोशंस है, जिसके पीछे एक थॉट होता है, जिसके लिए एक जर्नी होती है। उसको 5 चीजों को अमालगम करके आप ऐसी चीज नहीं बना सकते जो एक्सेप्शनली फ्रूटफुल हो। तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल डिफरेंट है। हम हर पार्टिसिपेंट्स को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अपने काम पे होल्ड रखे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। तो ये डिफरेंशिएटर है। सेकंड चीज, जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो एज ए कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में क्या है, मुझे लगता है दुनिया में जो हम 4 साल से जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को और इंटीरियर इंडस्ट्री को किसी ने भी साथ में लाने की कोशिश की होगी। सभी को लगता है कि दोनों जर्नी अलग है, बट इंटीरियर का मानना है कि जर्नी है लाइफ स्टाइल। कंज्यूमर की सोच क्या है, मुझे नहीं लगता, या हम ऐसा नहीं सोचते कि कंज्यूमर जिस दिन अपने लिए अपने लिए घर चूज करता है तो वो सोचता है वो 4 दीवारें हैं वहाँ पे और उसमें जाके कोई किसी बेसिक तरह से रह लेगा। वो बिल्कुल वो अज्यूम करता है मेरे बच्चे का रूम कैसा होगा, मेरे पेरेंट्स का रूम कैसा होगा, मेरी किचन कैसी होनी चाहिए, मेरी वॉल्स का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो हम चाहते हैं कि जब भी यूजर डिसीजन ले तो रिलेटेबल चीजों को देखते हुए ले, उस फ्लोर को अज्यूम करते हुए ले। अगर 100 फ्लैट्स कहीं पे हैं तो मुझे लगता है कि पास्ट के जगह सैंपल फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, वो क्यों है? अगर बेयर सेल ही बिकना होता तो सैंपल फ्लैट कभी होता ही नहीं। अभी तो आप ट्रेंड देखेंगे तो 2-2 3-3 4-4 सैंपल फ्लैट्स बनने लगे हैं। ओके अलग, हाँ बिल्कुल, अलग अलग टेस्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें बनने लगी है। तो वो क्यों है? कंज्यूमर रिलेट करता है उस थ्योरी के साथ में। आप देखेंगे जितने भी रियल एस्टेट के जो एडवर्टाइजमेंट होंगे उसमें वो सैंपल फ्लैट को ही 99.99% शोकेस करते हैं। तो कंज्यूमर वॉल्स के साथ में अटैच नहीं होता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को अज्यूम करता है जो इंटरनल उस 4 दीवारी में जो एग्जीक्यूट हो रखा है उस चीज को लेके। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। अगेन एक क्रिटिक वाला पॉइंट है ये कि क्रिटिसाइज होते हैं इस चीज को लेके, यार दो जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं वो मिलाएंगे कहाँ पे? तो हम मिलाएंगे उसको ले जाके प्रॉपर्टी के ऊपर। देयर इज 2 थिंग्स जो हमारे पोर्टल पे लगता है कि एक क्रिएटर है और एक उसका क्रिएशन है। बिल्डर के लिए क्रिएशन हो गया उसकी प्रॉपर्टी, आर्किटेक्ट क्रिएटर है उसके लिए हो गया उसका कॉन्सेप्ट, और देन ब्रांड्स, एक उसका क्रिएटर हो गया और उसका एक जहाँ वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर एंड देन द प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों को ले जाके प्रॉपर्टी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कैनवास कहते हैं, तो एक प्रॉपर कैनवास है, एक ब्लैंक कैनवास है। कुछ आर्टिस्ट आएंगे और उसे पेंट करेंगे और अलग अलग तरीके से वो अपना नजरिए शोकेस कर सकते हैं। तो उस कैनवास पे डिसीजन लेने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कंज्यूमर के पास ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही हमारी यूएसपी है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं कि हम इस तरह से देख रहे हैं। ओके ये हमारा तो USP है। मतलब आज मिलने से पहले ना मैंने मेरे 2-3 बिल्डर फ्रेंड हैं उनसे भी बातचीत की, थोड़ी बहुत उनसे फीडबैक लिया, उनसे पूछा कि वो इंटीरियर कीज को जानते हैं या नहीं जानते। तो एक बहुत अच्छी बात है कि दे नो यू नाउ। इंटीरियर कीज को वो जानते हैं। आई डोंट नो दे वेदर दे नो यू और नॉट, बट इंटीरियर कीज का उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ डिजाइन स्टोरी देखा है। रिसेंटली आपके इनर सर्कल्स के उन्होंने इवेंट के क्लिप्स वगैरह देखे थे। तो एक उनका एक जनरल फीडबैक था, मतलब 2 लोगों से 3 लोगों से मेरी बात हुई, ज्यादा लोगों से नहीं हुई, कि from a builder's perspective, Interior Keys is a architect's platform. मतलब वो सिर्फ आर्किटेक्ट के लिए बना हुआ है। वो वहाँ जाके अपनी डिज़ाइन शोकेस कर देंगे, वहाँ से उनको ऑर्डर मिल जाएंगे, लीड्स मिल जाएंगी एंड काम खत्म। तो मतलब बिल्डर के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं उनको मैं चाहता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद, आपकी विजन स्टोरी के बाद, मैं थोड़ा सा वापस जाके उनको समझाऊं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मैं क्या समझाऊं उनको?
देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी लोग थोड़ा सा डाउट भी रखते हैं इन चीज़ों को लेकर, और डाउट रखना ज़रूरी है, तभी हम बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, इवोल्व हो पाएंगे चीज़ों को लेके। और ये डाउट जब आप आर्किटेक्ट से बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो बेसिकली बिल्डर्स को ही पूरा बिल्कुल बेनिफिट दे रहा है, बिल्कुल। मतलब ये तो सब लोगों का सोच है, क्योंकि उन्होंने उस पॉइंट पे आके नहीं सोचा कि कैसे कनेक्टेड होंगी। मैंने कहा ना कि डॉट्स बिखरे हुए हैं, एक अलग तरीके से सोच रहा है, ये अलग तरीके से सोच रहा है, हम एक तरीके से सोच रहे हैं, हमारा एक डिफरेंट डायरेक्शन है। तो और चीज़ें तब तक वैलिडेट नहीं होती जब तक कि उनको शोकेस नहीं किया जाए, जब तक ये रूम क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये 2 चेयर्स नहीं होगी, कारपेट नहीं होगा, तब तक एसेंस क्रिएट नहीं हो सकता है, कोई विजुलाइज नहीं कर सकता चीज़ को। लेकिन आर्किटेक्ट ने कर लिया होगा कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखेगा, ये कलर ऐसा दिखेगा, एज ए लेमन तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ऐसा ही पोर्टल पे भी है, ग्रेजुअली लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। देखो सबसे पहला काम है फीडबैक, तो फीडबैक तो किसी ने मुझे गलत दिया नहीं। हाँ ये हो सकता है कि यार ये हमारे लिए कम काम करेगा, एक्स के लिए ज़्यादा काम करेगा, अच्छी चीज़ है। अगर ये सोच रहा है उसके लिए काम करेगा, वो सोच रहा है उसके लिए काम करेगा, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है वो वैलिडेट तो हो रहा है इन चीज़ों को। बिल्कुल सही बात। अब ग्रेजुअली जो चीज़ें हम लाने वाले हैं, जो हमने किया है, हमने पास्ट में जो किया है वो फीडबैक के ऊपर ही किया है। बिल्कुल। अब जब नए लोग देख रहे हैं तो वो चीज़ को वैलिडेट कर पा रहे हैं। अगर हम ये कह देते हैं कि लोगों को हमारे नाम को लेके प्रॉब्लम है इंटीरियर की, तो हम वही कह रहे हैं कि हमारा काम है एंड यूजर की लाइफस्टाइल को अज्यूम करना और उसके लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करना, वो 4 दीवारों से नहीं हो सकती है। तो हमारे पास में विजन से स्टार्ट होके और उसकी चाबी जो मिलने वाली है वहां तक की वो जर्नी को देखे। वो जर्नी स्टार्ट होती है जब उस बिल्डिंग की नींव लगती है, वो बिल्डर का विजन होता है। क्यों वो एक प्लॉट साइज के ऊपर 300 फ्लैट बना रहा है, क्यों 100 बना रहा है, क्यों 50 बना रहा है, कोई ना कोई रीजन तो होगा उसका। बिल्कुल। और वो एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के पास जा रहा है, दोनों मिलके उस जो सपना वो देख रहे हैं, जो विजन वो देख पा रहे हैं, उसको वो ग्राउंड पे लेके आते हैं। एंड देन उसको करने के लिए सैंपल फ्लैट होता है, देन कंज्यूमर आता है। तो वो सारी जर्नी तो एक प्रोसेस है ना इन चीज़ों को लेके। तो अभी आपने जैसे आपने पिछले जवाब में एक बहुत सुंदर बात बोली कि हर चीज का सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में रहने वाला ही उस प्रॉपर्टी के सपने देखता है। मतलब वो 4 दीवारी नहीं देखता, वो अपनी लाइफस्टाइल उसको में देखता है। यस। तो कहीं ये जो कनेक्शन बिल्ड होना है, आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी, बिल्डर एंड कंज्यूमर, तो इसमें क्या रोल इंटीरियर कीज प्ले करेगा इस पूरे प्रोसेस में? क्या इस रोल पूरे प्रोसेस में? मतलब क्योंकि सेंटर पॉइंट अगर आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी है, तो उस सेंटर पॉइंट पे कंज्यूमर को क्या मिलेगा? क्योंकि इवेंचुअली हर चीज हो रही है कंज्यूमर के लिए। हाँ 100%। देखो कंज्यूमर ढूंढ रहा है, बिल्कुल। हमारी वेबसाइट पे है, फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप चेक कीजिए, कर भी लिए होंगे आपने। हम ये कह रहे हैं कि 68.2 करोड़ पीपल, ये हमने बिल्कुल जो ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल है वही यूज किया है हमने। वो लोग जा रहे हैं कि एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस लिए जा रहे हैं? हाँ, अपने डिजाइन, अपना सपना देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां पे उनकी जर्नी स्टक्ड है, एक लेवल तक आके है, वहां उनको नहीं पता हु इज द क्रिएटर, ये वॉल साइज क्या है, ये लोगो बीच में क्यों लगा हुआ है, इस वॉल पे ये जो भी चीजें आपने अलाइन की हुई है, उनका कोई ना कुछ तो अलाइनमेंट है उन चीजों को लेके। तो इंटीरियर की उसके आगे की कहानी कहता है कि अगर आपकी वॉल 10 फुट की है तो 10 फुट के अकॉर्डिंगली ही कोई आइडिया प्लेस्ड होना चाहिए। आप जबरदस्ती चीजों को मत घुसाओ, आप उस स्पेस के अकॉर्डिंग, उस फ्लोर के अकॉर्डिंग, उस आइडिया के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को प्लान करो। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी सेंटर पॉइंट है, वो कैनवास है, तो कैनवास के लिए मल्टीपल एक्सपेक्ट्स में लोग जो आके काम करने वाले हैं, वेदर इट इज़ सैंपल फ्लैट हो या उसके बाद में जो जर्नी क्रिएट होती है, पहला बायर आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, तो जो 4 लोग आए हैं वो उस कम्युनिटी का पार्ट है, वो वैलिडेट करते हैं उस पूरे डिजाइन सिस्टम को, और उसके बिहाफ पे बिल्ड हो सकती है कम्युनिटी। वो उन लोगों को फायदा कर सकती है जो 4 लोग उस पर काम कर रहे हैं या जो लोग उस पर काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनका इंस्पिरेशन तो वो डिजाइन एलिमेंट्स ही है ना। हाँ, तो वही चीजें हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। तो बिल्डर का परसेप्शन को एलेबोरेट कर रही है बाकी की जर्नी। ओके। हाँ, ऑब्वियसली यही हो रहा है चीज के ऊपर, तो इसीलिए डाउट भी पैदा होता है कि यार नहीं, ये तो आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत वैलिडेटेड क्वेश्चन है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर फैक्ट्स की बात करेंगे अगेन, तो जब प्रॉपर्टी बनना चालू होती है, कैनवास बनना चालू होता है या क्रिएट होती है, तो जब तक पोजीशन आता है तो 40, 60 या 70%, मैं मान लो मैक्सिमम साइड उसका 70% है। लेकिन आज की डेट में इन्वेंटरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो 40-50% भी लोगों ने कहना चालू किया है। तो यहाँ पे वो 50% वो डायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ गए हम, जब जहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को वैलिडेट करेंगे,
उसके पास्ट की जो जर्नी है, जीरो से लेकर जो 50% या 60% फ्लैट जो बिक रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए भी हमारे पास में एक थ्योरी है, एक हमारे पास में कहने का तरीका है जो मुझे लगता है कि पब्लिक लाइक करेगी उन चीज़ों को लेके। तो हमारे पास ओके, पूरी थ्योरी है इस चीज़ को लेके। बहुत बढ़िया। अब जब पब्लिक पे बात आई गई है, तो अगला मेरा क्वेश्चन पब्लिक को लेके, कंज्यूमर को लेके ही है कि जब भी हम हाई एंड कंज्यूमर की बात करते हैं या मिड लेवल कंज्यूमर की बात भी करते हैं, तो वो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। उसको तो कोई ना कोई मतलब, चाहे वो गुप्ता जी के थ्रू रेफरेंस मिलना चाहिए, चाहे बंसल साहब के थ्रू मिले, या अपने नियर डियर वन से कोई रेफरल मिला हुआ हो, उसी पे वो ट्रस्ट ज्यादा करता है। मतलब मैं अगेन, मैं मेरे इस उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन दिस इज अगेन, मतलब जो मेरे दोस्तों का वो है कि डाउट है कि यार हाई एंड वाला कस्टमर नहीं देखता है यार ये सब चीजें। नहीं देखता है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जब तक चीज़ें नहीं होती हैं तब तक ये डाउट्स रहते हैं कि वो ऐसे डिसीजन नहीं लेता है, वैसे नहीं होता। मैं जयपुर शहर में जो टॉप 10 आर्किटेक्ट्स हैं मैं उनको जानता हूँ। उनको भी कहीं ना कहीं पे इंटरप्ट किया जाता है उनके डिजाइनिंग सेंस को लेके। मतलब वो 30 साल 40 साल तक सर्व कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में, एक से एक ब्यूटीफुल क्रिएशन कर चुके हैं। बट कहीं ना कहीं से भी इनपुट होता है, नहीं मेरा कमरा ऐसा लगना चाहिए, मेरा रूम ऐसा लगना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम उनके सामने भी है। बिल्कुल। अगर थोड़ा बैक साइड में आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करना चाहूँ। आज मुझे नहीं लगता कि आप एयरपोर्ट पे जाके अपना टिकटिंग बुक करेंगे, चाहे आपको 500 रुपये बच रहे हो, या रेलवे स्टेशन पे जाके लाइन पे लगेंगे आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। या पीवीआर में जाके आप लाइन में लग के टिकट ले रहे होंगे। नहीं, मुझे तो शायद मेरे ख्याल से 10-12 साल हो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको 10-12 साल हो गए। बट जी। उनमें से मैं एक था आज से 10 साल पहले कि यार जब 500 रुपये का टिकट होगा तो कौन खरीदेगा, हम 20 रुपये में टिकट में पिक्चर देख रहे हैं तो कैसे खरीदेंगे। मेक माई ट्रिप, आज हम लाखों रुपए की बाइंग कर रहे हैं उसके साथ में। 20-22 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि हम ऐसे बाय करेंगे। हम इंटरनेशनली बाय कर रहे हैं, चाइना से कितने प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे हैं। आप कुछ भी करो आज की डेट में, वो पॉसिबल है ना, वो हुआ है, वो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, देन ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो यही बात इस पर रिलेट करती है। ये भी सबसे बड़ा डाउट है। ये सभी लोगों जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में टॉप लेयर्ड जो लोग हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये परसेप्शन है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि हम लिस्ट कर रहे हैं, डिसीजन लेंगे, ये करेंगे, ये बहुत बाद की बात है। ये 12 महीने की बात मान लेते हैं हम। तो 12 महीने के पहले हम कंज्यूमर के लिए सिर्फ वही नहीं क्रिएट करी, लिस्ट कर दिया और लोगों से मिलवा दिया। उस पूरे इकोसिस्टम को हम चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये अभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो आज के सिस्टम को देख के लिए जा रहे हैं। 12 महीने के बाद का तो कोई नहीं दिख पा रहा, बिल्कुल। या 3 साल बाद का कोई नहीं दिख पा रहा। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंटली इस पे काम कर रहे हैं। तो ये डिसीजन 100% होगा। रेफरल्स को भी वैल्यू मिलती है डिजिटली। राइट। अगर आपका बजट है एक्स, कुछ भी बजट हो सकता है आपका, आपका रेफरल्स कितने होंगे, 1-2, बिल्कुल, यही तो हो सकते हैं आपके पास में। एग्जैक्टली। तो क्या आपको 20 ऑप्शन नहीं देखने चाहिए? बिल्कुल। जब आप शर्ट खरीदने जाते हो 500 रुपए की, 2000 की, 4000 की, 10,000 की, आप 5 शर्ट ट्राई करते हो, अपने पार्टनर को दिखाते हो कि देखो यार कैसा लग रहा है ये चीज़ें, फिर आप उसको बाय करते हो। उसके पीछे गारंटी वारंटी भी होती है, कलर फेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब एक पूरा चैनल है ना ये चीज़ें। बिल्कुल। तो वो चैनल वहाँ पे भी रिप्लिकेट होगा। जो थॉट होता है वो चेंज होता है। मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि स्टार्टअप का मतलब है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उसको अगेन अगर कोई डाउट है तो पीछे आना पड़ेगा, उसे बेटर बनाना पड़ेगा। तो हमारे लिए सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी लोगों के, चाहे वो अपर माइंडसेट के लिए हो जो एक सेटल्ड है अपनी इंडस्ट्री के अंदर और अच्छे से काम कर रहे हैं, या एक जूनियर लेवल पे जो बंदा आ रहा है, हर किसी का कैलिबर है। हम चाहते हैं कि वो जर्नी जो 30 साल लगे हैं वो एटलीस्ट 5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए। किसको ऐसा रॉकेट साइंस थोड़ी इन चीज़ों को क्रिएट करना है यार, मतलब इट्स ए आर्ट। और कोई भी सपना देख सकता है चीज़ के लिए। तो मैंने 20 साल की जर्नी में देखा है जहाँ एक 20-22 साल का बच्चा आके और चीज़ों को ऐसे क्रिएट कर देता है कि एक्सेप्शनली वो ग्रो कर लेता है। इंडस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं, जयपुर में एग्जाम्पल्स हैं, जो 30 साल से काम कर रहा है और एक बंदा 5 साल से काम कर रहा है। कहने का मतलब ये किसी ने तो उस पर ट्रस्ट किया ही होगा। 100% ट्रस्ट किया, हमने किया है ट्रस्ट। आज हम अगर शोरूम बिल्ड कर रहे हैं, पास्ट में हमने बिल्कुल जीरो लेवल पे जो बंदे थे उनके साथ में काम किया है।
और वो बंदे आज की डेट में वेल सेटल्ड है, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, फेम है, नेम है, सब चीजें हैं। और मैंने 20 साल की जर्नी में, ट्रस्ट मी, ये तो मैं बेटर तरीके से जानता हूँ कि यार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो मैं जिन लोगों को देखा है ना, उन्होंने वैसा ही काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, भाई मैं 20 साल में कितने लोगों तक पहुंचा हूँ, 200 लोगों को जानता हूँ, 300 लोगों को जानता हूँ। आज की डेट में जयपुर में 5 से 10 हजार लोग काम कर रहे होंगे इस इंडस्ट्री के लिए। ओह, हाँ, तो उन क्या 10 हजार लोगों में से अगर हम 5% में काउंट करते हैं, तो क्या वो बाय बर्थ क्या वो आर्टिस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल। तो अगर उन 5% को भी बेनिफिट मिल जाता है, और उन 5% के थ्रू जो ऑडियंस उनको बेनिफिट मिल जाता है, तो क्या बुरा है इस चीज में? और जो लोग सीनियर मोस्ट हैं, जो उनकी आज क्या है, वो कंप्यूटर में पैक्ड है उनके, भाई जो भी उन्होंने क्रिएट किया है वो कहाँ है? या सही तो बात। उसी कंज्यूमर ने अपने दरवाजे के पीछे पैक कर लिया। अब वो कब रेफरल करेगा? 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। अगर वो एक डिजिटली परफॉर्म होके और उससे थोड़ा सा जल्दी कोई रेफरल क्रिएट हो गया, मैं तो बोलता हूँ कि 100 में से एक केस होगा हमारे साथ में ऐसा। तो क्या वो वैल्यू क्रिएट नहीं करता किसी के लिए भी? बिल्कुल। भाई हम ये नहीं बोल रहे ना दुनिया बदल जाएगी, हमारे थ्रू सब डिसीजन लेंगे, बट वी आर क्रिएटिंग ए एक्सपीरियंस। हम जीरो स्टार्ट करके कंज्यूमर को बहुत कुछ देने वाले हैं, जो ये नहीं होता कि सिर्फ लिस्टिंग साइड पे गया, चेक कर लिया, आ गया। वो उस कंज्यूमर के लिए भी काम होता है। जैसे अब इनर सर्किल हो रहा है, तो कंज्यूमर के पास भी तो जा रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं ना। बिल्कुल। हम किसी बिल्डिंग में प्लेस होने वाले हैं, या 300 फ्लैट है, हम वहाँ बैठने वाले हैं, बिल्डर से कोलैब करने वाले हैं, जो रेफरेंस ग्राउंड पे क्रिएट होने वाले हैं, उनके लिए मीडियम को हम मार्केट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हमारा एक पार्ट थोड़ी, हम टेक भी हैं, हमारे 2-3 पार्ट मान सकते हैं। पहला विजन, पहला उन चीज़ों को सोचना, सेकंड उनको डिजिटली ऑर्गेनाइज करना बेटर तरीके से। कंज्यूमर वाओ यार मजा आ गया यार, इट्स हेल्पफुल फॉर मी, मजा आ रहा है चीज़ को देखने के बाद में, वहां तक जर्नी थी, यहाँ पे आगे मजा आ रहा है इन चीज़ों को, उन चीज़ों का है ना। और तीसरी चीज़ है उन लोगों तक वो बात पहुंचाना। क्या आपको नहीं लगता कि एज ए कंपनी हम ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचा पाएंगे एज ए इंडिविजुअल पर्सन? बिल्कुल। मैं किसी भी आर्किटेक्ट की बात कर लेता हूँ, अगर वो एक इंडिविजुअली अपने आप को मार्केट करता है, वो कितना बजट स्पेंड कर पाएगा, कितना टाइम दे पाएगा, कितना माइंड लगा पाएगा अपने लिए? बिल्कुल लगा ही नहीं पाते। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना कि मार्केटिंग इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्लेसमेंट, ऑन ग्राउंड चीजें, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो हम तो उन चीजों को बनाने में, हम तो जो ब्रिज है ना उन चीजों के बीच में, तो वो ब्रिज क्रिएट करने का काम हमारा है। हम किसी को क्रिटिसाइज थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए इन चीज़ों में, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं एससीओ की बात करूं तो वी हैव ए टीम। आज इनर सर्किल वो हमारा माइंड थॉट थोड़ी है कि हमें करना चाहिए, कोई ना कोई हमें उन चीज़ों को करने के लिए बता रहा है कि नहीं आपको रिव्यूज लेने चाहिए, आपको लोगों के साथ बैठना चाहिए, दोनों को कनेक्ट आपको ग्राउंड पे भी करना चाहिए। तो ये कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोगों के साथ में एक इंडिविजुअल आदमी की बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बताओ मुझे आप। नहीं कर सकता। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम हेल्पिंग इकोसिस्टम है। हम चाहते ही नहीं किसी को प्रॉब्लम हो। जब हम छोटा सोचते हैं ना, मुझे लगता है जब मैं इनिशियल डेज में था तो मुझे लगता था कि यार कैसे जा पाएंगे, मैं तो बना ही ऐसा रहा हूँ जो लोगों को जरूरत ही नहीं हो शायद। लेकिन जैसे जैसे हमने काम किया था यार, मैंने कहा नहीं ये तो काम कर सकती हैं। अब मैं और इसको बेटर हो जवाब कर देता हूँ। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 300 फ्लैट हैं। अगर एज ए राजश्री या लेयर्स बात करूँ, मैं हाई एंड प्रॉपर्टी में 1, 2, 5, 10 फ्लैट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे पर्सनल रेफरल्स हैं। ये कर सकता हूँ मैं, और वही किया है हमने, उससे आगे हम बड़े भी नहीं है। ऐसा ही हम आर्किटेक्ट के पास चले जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट जो बेटर से बेटर काम करता है, वो 1, 2, 3, 4, 5 तक जर्नी खत्म हो जाती है उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी जर्नी को तो हम कम्युनिटी के रूप में बिल्ड कर रहे हैं कि भाई ज्यादा लोगों तक बात पहुंच पाए, बहुत बढ़िया, मल्टीपल लोग आगे देख पाए उन चीजों को। तो हम तो किसी के अगेंस्ट में है ही नहीं। एक्चुअली हमारी खूबसूरती यही है कि अगर आप इसको डिटेल में जाके देखोगे ना, तो सभी के लिए विन विन कंडीशन है। लेकिन इनिशियल जो रिजिडनेस है वो रहती है किसी प्रोडक्ट के साथ में, चाहे उसे स्टार्टअप कह लो। जब हम आए थे आज से 20 साल पहले, तो क्या हमें इंडस्ट्री जानती थी? क्या लोग हमारे पास आते थे? तो मैंने कहा हमने जाना चालू किया लोगों के पास में। तो जो टॉप लेयर पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो बहुत ही बुरा सिस्टम है, आप रोड टू रोड जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, ये क्या सिस्टम है इस तरीके का? तो क्या हमें बंद कर देना चाहिए था? कर देना चाहिए था बंद? नहीं यार कैसे, ये तो बहुत ही बुरा तरीका है, जाना नहीं चाहिए। तो हमने नहीं किया बंद। तभी तो उन सबसे जो लर्निंग मिली वो यहीं तो प्लेस्ड हुई है। आज मल्टीपल लोग एक एक्स बजट के साथ में काम कर रहे हैं, तो उस बजट वाले कंज्यूमर तक वो जो टॉप लेयर है वो भी पहुंचनी चाहिए।
उसके साथ में न्यू कमर्स का विजन भी पहुंचना चाहिए। अब डिपेंड तो कंज्यूमर के पास है ना यार, जिसको रेफरल लेना है नहीं लेना है, किसके पास जाना है, वो तो उसकी मर्जी है। सही बात है। बट हमने उसको चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लोग अच्छे से डिसीजन ले पाए। अब वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सही बात है। तो अब कंज्यूमर की बात आ रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंज्यूमर के लिए, मतलब हम हाई एंड कस्टमर की बात कर रहे हैं, हम मीडियम एंड कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि आपने कहा कि इंटीरियर कीज इज अ लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिस्टिंग हो रही है, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट कर रहे हैं, बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है कि लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। बट कंज्यूमर को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंटीरियर कीज क्या कर रहा है? इज देयर एनी रेटिंग सिस्टम ऑन द कार्ड्स? क्या प्रॉपर्टी के लिए किसी तरीके के सर्टिफिकेशंस वगैरह जो मतलब सेल्फ डिसाइडेड हो, एक सर्टेन पैरामीटर्स हो उसके, उसको पूरा करने वाली, तो इस तरीके की कोई चीजें प्लान पे है या ऑलरेडी रनिंग है? नहीं, 100%। जब हम डिजिटली बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है हमें, बहुत ही सिंगल टाइम के अंदर या छोटे से चीज़ के अंदर। तो ये सभी चीज़ें पार्ट हो चुकी हैं, जर्नी का पार्ट हो चुकी हैं। ये हम कोई एक्सेप्शनल नहीं करने वाला है, ये तो होने वाला है। क्योंकि कंज्यूमर यूज टू है उस चीज़ के लिए, वो रेटिंग्स भी देख रहा है, वो स्टार्स भी देख रहा है। वो पूरी को कंक्लूड कैसे करेगा? कंक्लूड तो किसी पैरामीटर पे ही करेगा ना। वहाँ अलग अलग फीचर्स हैं, कितने फ्लोर साइज पे उसको काम करवाना है, कितना BHK वो ढूंढ रहा है, क्या उसको कॉस्ट इनपुट करनी है, कौन सा थीम उसको सेलेक्ट करना है, एज वेल एज वो किस वैल्यू के आर्किटेक्ट साथ में कनेक्ट होना चाह रहा है। अब करवाना सभी को बेस्ट टू बेस्ट है, बट जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका भी एक पैरामीटर है, एक वैल्यू है, तो वो हमारे पास में इनपुट्स भी हैं। हम उस इनपुट्स के हिसाब से ही कंज्यूमर को डायरेक्शन दे रहे हैं चीज़ पे कि, और ये डिजिटल लैंग्वेज का मतलब भी यही है कि इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करें और उसको राइट डायरेक्शन दें, जो हमने किया भी है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हम कंज्यूमर्स के साथ में बात कर चुके हैं। जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको डायरेक्शन देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कंज्यूमर हमसे पिछले 20 साल से कनेक्टेड है, 20 साल से हमें बताता है, हम उसको डायरेक्शन देते हैं, उसको 3 ऑप्शन देते हैं उसकी, उसके सोच के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से, देन वो चूज करता है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो 10 है, 5 है, 15 है, वो उसके पर वो इंटीरियर कीज को ट्रस्ट क्यों करेगा? क्यों? मतलब हाँ। उसका असली मुद्दा ही है, अगर मैं आज एज एन कंज्यूमर interiorkeys.com पे जाता हूँ, मेरा एक सर्टेन चॉइस है, मेरा एक सर्टेन है, और मैं पसंद भी कर लेता हूँ कि मुझे एक्स आर्किटेक्ट के साथ काम करना है, और एक्स आर्किटेक्ट ने वाई बिल्डिंग में जो काम किया है मुझे उसे करवाना है। तो इसमें 2-3 चीजें मेरे दिमाग में और इंस्टेंटली आई है कि एक तो पहली चीज ये कि मुझे एक्स आर्किटेक्ट का वाई काम पसंद है, तो क्या वो वाई काम एग्जैक्टली रिप्लिकेट कर देगा? क्या उसका कोई कॉपीराइट या जो एग्जिस्टिंग ओनर है जिसका कि उसने वो काम किया है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब इंटीरियर कीज किस तरीके से इन्वॉल्व होगा कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि हमारे लिए जो डिजाइन इंस्पिरेशंस है वो हमारा कंज्यूमर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपका एक्स काम हुआ है तो हम जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स मानते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं वो आर्किटेक्ट ने इमेजिन किए और उस पर राइट उसी का ही है। हमें कंज्यूमर की किसी भी तरह की जानकारी हमारे पोर्टल पे नहीं है। हमने कहीं पे भी कोई फ्लैट नंबर, कहीं पे भी हमने कोई बंगलो नंबर, कोई लोकेलिटी हमने नहीं लिया है। हमने उसको एक डिजिटल, वही अगेन कि डिजिटली टैग कैसे इन्वॉल्व होती है और वो बेटर बनाती है, उसको बेटरमेंट करती है विदाउट कंसर्न ऑफ प्राइवेसी जो भी है वो डिस्ट्रैक्ट किए बिना वो कैसे बेटर कर पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसे मतलब ही नहीं है। सेकेंड चीज़, हर चीज़ एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। हम ये करेंगे इंस्पिरेशन लो और उसको इम्प्रूव करो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में एक ही आर्किटेक्ट ने एक ही चीज को 2 बार रिप्लिकेट किया होगा। ओके, मतलब सही बात है। हाँ, मतलब बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं सकता। बन तो सकता है लेकिन वो बनाएगा क्यों? हाँ, मतलब उसकी भी तो अपनी थॉट प्रोसेस है, अपना माइंडसेट है उस चीज का। कंज्यूमर कॉपी कर सकता है, ये मान सकते हैं कि भाई कंज्यूमर ने देखा, लेकिन कंज्यूमर कॉपी करने के लिए भी पूरा सेंस चाहिए। आजकल तो ऑटोमेशंस हैं, इतने सारा चीज़ें इवॉल्व हो गई। पेंट को ले लो, फर्निशिंग को ले लो, प्लाईवुड्स को ले लो, फर्नीचर को ले लो, चाइना, इटली, तुर्की, कहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। तो बात ही नहीं डिजाइन, उसको अलाइनमेंट भी तो होता है, उसका इंप्रूवमेंट ही होता है हमेशा। तो एक चीज इंस्पिरेशन हो सकती है बट उसको एलोबरेट करता है एक आर्किटेक्ट और उसको इम्प्रोवाइज्ड वर्जन देगा। मुझे लगता है कि एक कंज्यूमर के जो काम किया हुआ है वो उसका बेंचमार्क हो गया,
जब वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेगा तो उसे पता है यार मैंने इस फ्लोर एरिया पे इतना बजट इन्वेस्ट किया था, इससे आउटकम आई आया था, तो उसके पास में सॉलिड उसके पास में वो रीजन है बताने का कि इस वैल्यू में काम होता है। तो इससे इम्प्रूव काम ही होने वाला है नेक्स्ट टाइम में। ओके। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए तो फायदा होने वाला है कि वो अपने पूरे फ्लोर को देख पा रहा है, मेरा बेडरूम एक्स कैसा होगा, वाई कैसा होगा, जेड कैसा होगा, मेरे पेरेंट्स की लिविंग कैसे रहेगी, मेरा पूजा रूम कैसा होगा, बाथरूम्स किस तरीके से बनने चाहिए, कौन सा फर्नीचर वहाँ अलाइंड है, कौन सा कलर पैलेट वो चूज करना चाह रहा है। तो हमने तो पूरा मूड बोर्ड दे दी ना उसको, अभी भी वो डिसीजन तो ले रहा है, वो कर रहा है इसी तरीके से, वो अपने कंटेंट को सर्च कर रहा है, सेव कर रहा है, उसके बिहाफ पे वो अपने एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए। अब वहां पे आर्किटेक्ट उसको बताता है कि नहीं यार ये सूट नहीं करेगा आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से मुझे लगता है ये बेटर काम कर पाएगा, ये ट्रेंड के अंदर है। ट्रेंड तो चेंज होते हैं, हर 2 साल 3 साल में नए ट्रेंड्स आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे 2 साल 3 साल पहले काम हो गया वो 3 साल बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो कंज्यूमर के पास में तो बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलेटेबल डेटा है उसको देखने के लिए। देन ट्रस्ट क्यों करेगा जब इस तरह का मीडियम क्रिएट किया गया है। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप वहाँ पे सेटल्ड हैं, मैं उस सोसाइटी में आ रहा हूँ, तो हम नेबर्स होने वाले हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, रेफरेंस तो ले सकता हूँ मैं। बिल्कुल। एक सोसाइटी में फ़ोन कॉल है, वो मुझे रेफरेंस मिलने वाला है, अगर मुझे डाउट है उन चीज़ों को लेके। उससे पहले तो हमने वो सारे रिमूव कर दिए, वो हमने पूरे पोर्टल पे दे दिए कि भैया जो जो आपको फिल्टर्स लगाने हैं वो लगा लो, और उसके बाद में डाउट हो तो पूछ लो। ऐसा ही होता है, हम रेफरल्स को तो डिजिटल कर रहे हैं, हम कुछ एक्सेप्शनल काम तो कर ही नहीं रहे। अच्छा, इसके बियॉन्ड भी अगर जाएं कस्टमर जर्नी के लिए, तो उस एग्जीक्यूशन के साथ में देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जो कंज्यूमर फेस करता है। अब मैं बहुत आगे की बातें चीज बता सकता हूँ आपको, उसकी गारंटी वारंटी की भी प्रॉब्लम है, उसकी एएमसीज भी हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो एज ए सीआरएम हम उसको अपना एक डैशबोर्ड दे सकते हैं जिससे वो मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, बुक कर सकता है, अपने बिल्स को सेव कर सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं। इस पूरी जर्नी को भी कंबाइन करने के लिए अब मैं वही बोलूँगा कि शायद बातें करेंगे ना हम तो लगेगा कि यार बहुत आगे तक की बातें कर रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल। ग्रेजुअली बिल्ड कोई करेंगे, बात ब्रिक बाय, चाहिए तो हाँ वो दूर तक तक जाएगी। जाएगी। तो वो क्या है, ब्रिक बाय ब्रिक क्रिएट करते जाएंगे और आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। अभी मैंने इंटीरियर कीज के बारे में रिसर्च भी किया था, थोड़ा देखा भी था। मोस्टली जो डेटा है वो हाई एंड कंज्यूमर्स के लिए को कैटर करता है। तो मेरा अगला सवाल यही का है कि एक तो इंटीरियर कीज पे किस तरीके का डेटा अवेलेबल है, शायद हो सकता है मुझे ना दिखाओ, और दूसरी चीज इंटीरियर कीज क्या हाई एंड कंज्यूमर्स के लिए ही है, क्या बजट लेवल के जो लोग हैं उनको कैटर करेगा, ये जो मिड सेगमेंट है, मतलब आज मेरे ख्याल से उस सेगमेंट का डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बजट सेगमेंट है, कौन सा मिड सेगमेंट है, या कौन सा हाई एंड सेगमेंट है, क्योंकि हाई एंड की भी कोई वैल्यू नहीं। शायद 5 करोड़ का भी इंटीरियर होता है, 10 करोड़ का भी होता है, और कुछ कुछ लोग 20 करोड़ का भी इंटीरियर करवाते हैं। बिल्कुल तो करवाते हैं। इंटीरियर कीज एज अ कंज्यूमर ब्रांड किसको फोकस करता है, किसको फोकस कर रहा है, और किस तरीके का उसमें डेटा अवेलेबल? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। सही है आपका सोचना, आपने जो भी देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो आर्टिस्ट है वो हमेशा बेस्ट ही क्रिएट करता है। तो जब तक उसके पास बेस्ट नहीं है तब तक वो अपलोड ही नहीं करता। अभी हमारे सिस्टम पे 50-60% आर्टिस्ट ऐसे होंगे, मैं आर्किटेक्ट को या इंटीरियर आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल, कि उनके पास उस तरह का डेटा नहीं है। और वो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो क्रिएट करने लगे हैं। हमें लगा है हमारे पोर्टल के बाद में लोगों को उसकी वैल्यू मालूम पड़ी है और लोग वैसे क्रिएट करने लगे हैं। 100% हमारा फोकस चालू होगा पिरामिड के टॉप से, जहाँ पे अपर लेवल पे जो सबसे टिपिकल काम है, जहाँ सारे डाउट्स हैं कि भाई इसके रेफरल्स भी हैं, वो तो उसके पास में रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास पैसा भी है, सब चीज़ें उसके पास में हैं। लेकिन अगर पिरामिड पे टॉप लेयर को अगर हमने कन्विंस कर लिया, तो मुझे लगता है कि जब नीचे की तरफ आएंगे हमारे पास में, तो हमारी बातों को कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको वैलिडेट करने के लिए बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ होंगी। अगर मैं और अच्छे से एलोबरेट करूं उसको, तो हम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। एक फ्लैट 5 करोड़ का है, बिल्कुल, एक 3 करोड़ का है, एक 1 करोड़ का है, और एक 1 करोड़ से नीचे का फ्लैट है। यही होगा, बिल्कुल। सभी की प्रॉब्लम तो सेम ही है, सबको अच्छी चीज़ें चाहिए, बेस्ट चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ, जब तक हम जो डिसीजन मेकर है, जिसके पास समय है, जिसके पास सबसे ज़्यादा विजन है, जो सोच रहा है अपने बारे में, जिसको लिविंग के बारे में मालूम है, सबसे पहले हम उनके ऊपर टारगेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली सिस्टम चल रहा है मार्केट में, एक ही टारगेट ऑडियंस पे जा सकते हैं, हम मल्टीपल जगह पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बट हमें पता है कि भाई 5 करोड़ वाले की क्या
सोच है, उसके लिए किस तरह का आर्किटेक्ट रिकमेंडेड होना चाहिए, उसके बजट में कौन से आर्किटेक्ट आ सकते हैं, देन अगर 3 करोड़ की बात है तो उसको कैसे, ये भी अवेलेबल डेटा है, ये पूरी स्टडी हो रखी है इस चीज़ के ऊपर, आप जाएंगे आप सर्च कर सकते हैं एज ए यूजर, क्योंकि आप नहीं है इंटीरियर की, इसलिए आप पता ही नहीं करते, हम उस डेटा पे काम करते हैं। बिल्कुल। एक 5 करोड़ वाला का क्या एक्सपेंडिचर है वो नोटेड है, यूनिवर्सली आपको पता लग जाएगा क्या बजट एक्सपेंडिचर है, एवरेजन, है ना। देन 3 करोड़ का क्या एक्सपेंडिचर है, Tier 1 सिटीज में क्या एक्सपेंडिचर है, Tier 2 में क्या एक्सपेंडिचर है, जो 1 करोड़ से नीचे की जो विला ले रहा है उसको भी अच्छी लिविंग का राइट है, 100% राइट है। और मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा चीज़ें, जब हम अब जाने लगे हैं मार्केट में, कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन रही है, तो जो टॉप लेयर में बैठे हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे बारे में भी डाउट है कि हम तो 10,000 स्क्वायर फीट का ही इंटीरियर कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई डाइवर्जेंस होंगे, कुछ लोगों में हो सकता है कि भाई मैं तो यही काम करूंगा, बट इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है दे कैन मेक दैट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स कि भैया ये इसको ऐसा अलाइन किया जाता है। 3 करोड़ वाला थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ना, देखो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि मैं डिसीजन लूँ, अगर आपको काम करना तो आप डिसीजन लो, हमने तो प्लेटफॉर्म दे दिया, हमारा काम है चैनल करना, मार्केट तक पहुंचाना। अब अकॉर्डिंग टू कस्टमर माइंडसेट वो हमारे यूजर को चूज करना कि मुझे किसको डिलीवर करना है। मैं पास्ट में 20 साल से मैं बिल्डर को सर्विसेज दे रहा हूँ जहाँ बंच ऑफ प्रोडक्ट हम दे देते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट है हमारे पास में, ये बंच अवेलेबल है, आप परचेज कर लो। उस माइंडसेट का कंज्यूमर, उसके लिए वैल्यू वैसे ही क्रिएट होती है। बट जब हम जितना ऊपर जाते हैं वहाँ कस्टमाइजेशन चालू होता है। तो आपने कहा ना कि क्या वो रिप्लिकेट करेगा, नहीं रिप्लिकेट नहीं करेगा, उससे बेटर चीज़ करेगा। हम इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल के लिए काम कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल 5 करोड़ की भी है और 50 लाख की भी है, लेकिन हम सभी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते एक साथ। जब एक लेयर कन्विंस हो गई देन अदर लेयर्स के पास में हम जाएंगे और वैसा काम हम करने की कोशिश करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड इंटीरियर कीज में मतलब आप अभी भी शायद एआई वगैरह कुछ बिल्ड कर रहे होंगे, तो इस तरीके का आपने कहा क्योंकि आपके पास पूरा डेटा है, तो इस डेटा पे स्टडी करके क्या एआई के थ्रू आर्किटेक्ट सजेशन, प्रॉपर्टी सजेशन इंटीरियर कीज पे अवेलेबल होंगे? मान लीजिए मैंने 50 लाख का फ्लैट खरीदा है, अब मेरा बजट 8-10 लाख का ही है, तो क्या इंटीरियर कीज मुझे एआई के माध्यम से इस तरीके के सजेशंस देगा कि जिसमें कि ये सारा काम किस तरीके से होगा? आप अभी भी चैट जीपीटी पे जाएंगे, किसी भी एआई सिस्टम पे जाएंगे, आप फ्लोर डालेंगे, आप उससे आउटकम चाहेंगे तो वो आपको ड्राइंग भी देगा, आपको एस्टिमेशन भी देगा, बिल्कुल दे देगा। नहीं, मैं रियल लाइफ की बात नहीं, मैं चैट जीपीटी पे की बात ना करें, मैं मतलब मैं मैं उसी पे आ गया, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने इंटीरियर पीस का आपका वो देखा है कि रियल डिजाइन्स, रियल इंस्पिरेशन, सब कुछ आप रियल पे फोकस करते हैं, तो क्या रियलिटी में इस तरीके की चीजें होंगी? 100% होगी। जितना ज़्यादा डेटा होगा तो सेग्रीगेशन कैसे होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स डिसाइडेड है, उन्हीं पैरामीटर्स पे होगा। कंज्यूमर की क्या मेंटलिटी है, क्या अप्रोच है, डिलीवर करने वाले क्या अप्रोच है, उन दोनों का मैच मेकिंग कराना ही तो इंटीरियर किसी का काम है। और उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, बट उनके एग्जीक्यूटर्स कहाँ जाएगा। मैंने खुद ने किया है ना, मैं जब स्टडी कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि भैया मैं तो एक्स प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इस साइज का फ्लैट है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मुझे तो इसका इंटीरियर करना है, मुझे ऑप्शंस दे दीजिए। उसने बड़ी खूबसूरत सी डिजाइन भी बना के दे दी और एस्टिमेशन भी दे दिया। अब कोई चेन्नई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है बॉम्बे बैठा हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट सेग्रीगेटेड है उस चीज़ के अंदर। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि भैया नियर बाय बैठा हुआ है आपका एग्जीक्यूटर, आप उससे सर्विस लो ना, सब चीज़ों को अलाइन करके आपको पैकेज दे देगा। तो हमारा काम तो वही है। तो एआई डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, ये और एलोबरेट होगा, और हमारे सिस्टम पे भी एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्रिएट करना, फिर डेटा सेग्रीगेट करना और डेटा को इम्प्रोवाइज तरीके से दिखाना, वो एआई का काम है। बट जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पोर्टल पे हाई एंड डेटा पे ही हम फोकस कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जितना खूबसूरत काम हुआ है उतना ही खूबसूरती से प्लेस्ड होना जरूरी है जी। वो डिजिटल फॉर्म में उससे इंस्पिरेशन जरूरी है, उस पूरी जर्नी को दिखाना जरूरी है। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम ऑथेंटिक रियलिस्टिक डेटा हमारे पास में आए, जितने ऑथेंटिक शूट्स जो हैं वो हमारे पोर्टल पे आए, तो उससे कंज्यूमर को ट्रस्ट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि यार एक्स चीज़ एग्जीक्यूट हो रखी है। बट हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स हैं जहाँ पे शूट नहीं हो पाता है, कंज्यूमर प्राइवेसी है, या अलाउड नहीं होती हैं चीज़ें, या कई बार डिजाइनर को टाइम नहीं मिल पाता है, तो ही कैन शोकेस द दैट रेंडर्स
लेकिन वो ऑथेंटिक होने चाहिए, वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, एग्जीक्यूटेड हो रखे हों। माइनर चेंजेस होते हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट उसके पास में वो उस कम्युनिटी में प्रेजेंस होना चाहिए, उसकी डिजाइन उसकी सेल्समैनशिप में काम आनी चाहिए। आप सपोज करें कि एक जर्नी होती है किसी भी फ्लैट को काम करने के लिए या बंगलों को एग्जीक्यूट करने के लिए, 12 महीने से 18 महीने की जर्नी होती है। तो 18 महीने में जब तक एसेट्स तैयार नहीं हुई तो वो क्या आएंगे हमारे पोर्टल पे? बिल्कुल। तो उसके बियॉन्ड जाके वो अपने रेंडर्स को लेके आ सकता है और उसके थ्रू हम उसे मार्केट कर सकते हैं। और रेंडर्स की क्वालिटी भी आज की डेट में ऐसा है कि उससे आप रियल फोटोज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ने इतने अच्छे डिजिटल असेट्स तैयार करके दिए हुए हैं आर्किटेक्ट्स को कि वो इजीली उनको यूज़ करके रख सकते हैं वहाँ पे। और भी मेरा एक फ्रेंड है, आर्किटेक्ट फ्रेंड, उसका एक फीडबैक था कि मतलब ही वर्क्स इन कमर्शियल सेगमेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा है इंटीरियर कीज, चेक किया, मेरे कहने से ही उन्होंने चेक किया था। तो उन्होंने तो साफ साफ यही बोला कि भाई इंटीरियर कीज पे जो भी डेटा अवेलेबल है सारा रेजिडेंशियल डेटा है, एंड देयर इज नथिंग फॉर कमर्शियल आर्किटेक्ट्स। मतलब किसी को कमर्शियली अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना है तो वो नहीं शोकेस कर सकता। तो वाई, मतलब वो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 साल की जर्नी में मैंने देखा है कि जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो होम मेकर के पास ही आते हैं। जो कमर्शियल स्पेस क्रिएट कर रहा है उसके पास में एक टीम होती है, एक शेड्यूल बजट होता है और एक सर्टेन एक टाइम होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम है हाल फिलहाल। तो हम इनिशियली टारगेट कर रहे हैं जो रेजिडेंसेज हैं, जो फ्लैट्स हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली वही शोकेस कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को शो कर सकते हैं अपने पर्सनल उस पर। इनिशियली हमारा देखो, मल्टीपल चीज़ों पे जाएंगे तो हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि दो नावों की सवारी कहीं पे भी ले सकती है आपको। तो हमारा टारगेट है एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के उसके ऊपर काम करना। और उसके थ्रू देखो, वो जितना खूबसूरत अगर कोई फ्लैट क्रिएट कर रहा है या अपार्टमेंट बना रहा है या बंगलो बना रहा है, उतना ब्यूटीफुल और चीज़ें भी करता है। तो अगर कोई इससे इंस्पायर्ड है तो सेकंड चीज़ भी हो सकता है। अगर हम इसको वैलिडेट कर पाए और अच्छे रिजल्ट्स ला पाए तो डिजिटली ये पॉसिबल है कि वो इम्प्रूव करके उन चीज़ों को हम लेके आए, बट सेगमेंट वाइज। ओके। कि हाँ, ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। ये फीडबैक हमारे पास में आए हैं और हमने उस पर काम करना चालू कर दिया है। अभी आप देखेंगे नियर सुन वो आपको दिखने लगेगी। बट हम प्राइम फेसिया हमारा जो रहेगा वो हमारा रेजिडेंसीज ही रहेगा, क्योंकि हमें पहले इस इकोसिस्टम को बिल्ड करना है, रियल एस्टेट और इंटीरियर इंडस्ट्री को कंबाइन करना है। तो हमारा मोटिव वही है, हमारा फोकस वही है। तो बलराम सर, अब नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है। काफ़ी सारे डाउट्स आपने क्लियर किए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने अपनी जर्नी को एलेबोरेट किया है अभी तक। लेकिन अगेन फिर मेरा उस बिजनेसमैन से एक सवाल आ जाता है, जो जिस बिजनेसमैन ने मल्टीपल ब्रांड्स डेवलप किए हैं और काम, जिसके लिए धंधा ही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो इंटीरियर की चैरिटी है या बिजनेस है? चैरिटी नहीं है, बिजनेस ही है। बट ये मतलब अभी तो आपको चार्ज नहीं नहीं, कर हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज करना भी नहीं चाह रहे हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्टार्टअप। जो होता है कि पहले कुछ क्रिएट करो, कुछ करके दिखाओ और देन चार्ज करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो चैरिटी नहीं है। चैरिटी कर भी कैसे सकते हैं? चैरिटी कैसे कर सकते हैं कि हर चीज़ की कॉस्ट है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, यहाँ टीम है, यहाँ पे जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी है, उसको कहीं अलाइन करना है, वो मल्टीपल लोगों तक बात पहुंचानी है। एक एक्स बिल्डिंग है, उसको पूरे थ्रू आउट इंडिया मार्केट करना है। एक्स आर्किटेक्ट है, थ्रू आउट इंडिया उसकी विजिबिलिटी दिखानी है। तो ये सब कॉस्ट ही तो किसी किसी एक कॉस्ट इनपुट तो हो ही रहा है, इसमें बर्निंग तो हो ही रही है इन चीज़ों को लेके। तो एक लेवल पे आ गए, मैंने कहा ना कि जब तक फीचर्स के थ्रू कोई भी पे नहीं करेगा। बहुत अच्छी सोच रहे हैं और लोगों ने सोचा भी है, बट पे कब करता है? जब वैल्यू क्रिएट होती है। उस वैल्यू क्रिएशन में जो इनपुट होगा, हम उसको डिवाइड करेंगे, हम कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, और उसके थ्रू जो इकोनॉमिक्स को सेट करके मैक्सिमम बेटर से बेटर पैकेजेस होंगे। एक फ्रीमियम मॉडल हमारा हमारे पास हमेशा रहने वाला है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट कुछ वैल्यू एडेड, कुछ प्रीमियम फीचर्स आएंगे। और उसके लिए हम तीनों ही या मैं कह सकता हूँ चारों से ही, जो हमारे चार स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरी इज बिल्डर, सेकंड आर्किटेक्ट, थर्ड इज ब्रांड एंड फोर्थ इज कंज्यूमर। तो अगर हम उस तरह की वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं जिसको उसको पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पे करेगा। मल्टीपल एग्जांपल्स ऐसे हैं जो सर्विस बेस्ड है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन प्राइम हो या हेल्दीफाई हो। तो
इनिशियली उन्होंने कितना बर्न किया है, और देन लोग ट्रस्ट करने लगे। आज वो जर्नी को अच्छे से उनके साथ में गो थ्रू कर सकते हैं, तो वहाँ पे करते हैं। हम जबरन तो किसी से ले नहीं सकते हैं, हम वैल्यू क्रिएट करेंगे और कंज्यूमर रेस्पेक्ट करेगा हमारी आइडियोलॉजी को और वो पे करेगा। तो चैरिटी नहीं है, 100% चैरिटी नहीं है। चैरिटी इसलिए नहीं है कि यहाँ वन साइडेड नहीं है, बहुत सारे लोगों का स्टेक जुड़ा हुआ है साथ में, तो चार्जेबल ओके, रहेगा। सो इसी से मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न हो रहा है, आपने कहा बर्न हो रहा है, तो आपने कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लिया है या हाउ आर यू मैनेजिंग इट? क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, डिज़ाइन स्टोरीज बना रहे हैं, वॉक थ्रू स्टोरीज बना रहे हैं, ये पॉडकास्ट सीरीज होगा, इनर सर्कल होगा, एंड और भी कई सारी चीज़ें प्लान्ड है, तो इन सब चीज़ों का खर्चा कौन उठा रहा है? मतलब क्या ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट आप ले चुके हैं? आर यू ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट? किस तरीके की चीज़ें हैं आपके दिमाग में? कुछ तो आपने कैलकुलेट किया ही होगा, क्योंकि द बिजनेसमैन, द बिजनेस टाइकून बलराम चौधरी, वो पैसे को तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा कैलकुलेट होगा। कर सकते हैं। मैं पहली बात तो अपने जो लास्ट टाइम मैंने कहा बर्निंग, उसको मैं बाय बैक करना चाहूँगा, जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। जी, इनिशियल डेज में बर्निंग 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 मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अब मुझे 1.5 साल बाद में लगता है कि बर्निंग नहीं है। ओके, आई एम पेइंग फॉर द एजुकेशन। वंडरफुल थॉट। मैं उस एजुकेशन के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है, जो नॉलेज मेरे पास में नहीं है, जो लोग मेरे पास में नहीं है, मुझे उसके लिए पे करना पड़ रहा है, तो वो बर्निंग नहीं होती है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एजुकेशन में पैसा लगाया, तो वो बोले बर्न कर दिया हमने, तो बर्न नहीं किया ना उन्होंने। उन्होंने मेरे को बिल्ड किया है, उस एजुकेशन ने वो इन्वेस्टमेंट किया। वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो वी आर इन्वेस्टिंग, बट हम बर्न नहीं कर रहे हैं, हमारा 1 रुपये भी बर्न नहीं हो रहा है, लिटरली बर्न नहीं हो रहा है। मैं तो नहीं सोचता, अगर बर्न हो रहा होता तो मैं डाउट में रहता, मेरे पे प्रेशर होता। मेरे को कहीं पे भी डाउट नहीं है कि हम बर्न कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, और नियर सून वो पे करने लगेगा। तो बर्निंग बहुत समय तक नहीं रहने वाली है, इट्स नॉट बर्निंग, ये हमारे इकोसिस्टम को लर्निंग दी जा रही है, ओके, और उसी के बिहाफ पे सब चीज़ें बिल्ड होंगी। आपने पूछा पास्ट में कि मोनेटाइज कैसे होगा, क्या होगा, तो वही चीज़ें ये है कि बर्निंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट में करते हैं, हमें पता है कि 6 महीने तक इसको मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, मल्टीपल डीलर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेट्स में पहुंचाना पड़ेगा, वहाँ से इंपोर्ट करना चालू करेंगे अफ्रीका से, यहाँ पहुँचने में उसको 45 दिन 90 दिन लगेंगे, चाइना से लेके आएंगे इतने दिन लगेंगे, फिर वो हमारे यार्ड में आएगा, पहले क्लियरेंस होगा, फिर यार्ड में आएगा, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी तो चैनल है, हम उसको भी बर्निंग कह सकते हैं। हो सकता है गलत डिसीजन हो, पास्ट में हुए हैं, हम कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लेके आ गए और मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट उसने क्या किया, एजुकेट किया ना उन चीज़ों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टार्टअप को कहना चाहिए वो बर्न कर रहा है, इट्स अ बैड वर्ड, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये एजुकेशन है उसकी। अगर वो सीख रहा है उन चीज़ों से, तो हम सीख रहे हैं इन चीज़ों से, हम बर्न नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। वंडरफुल थॉट। तो बर्न के लिए तो आपने बहुत सुंदर जवाब दे दिया, लेकिन ये बर्न कब तक? और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्वेस्टमेंट आ कहाँ से रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है? मतलब मैंने आपसे हाँ, मैं मतलब ये मेरा इसी में एडिशनल क्वेश्चन था कि हु इज इन्वेस्टिंग दिस मनी? नहीं, ये आपका सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया ये कब तक रहेगा ऐसे। और सबसे खूबसूरती यह है कि जिन लोगों से मैं मिला हूँ, कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया है कि यू हैव टू चार्ज समथिंग, क्योंकि इतने अच्छे सिस्टम को बिल्ड करने के लिए कॉस्ट होती है। और रही इन्वेस्टमेंट, तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे पास्ट वेंचर्स हैं वहीं से इसका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक वही चीज़ है जो हम पास्ट को क्रेडिट दे सकते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट है, और वो इसलिए है कि हमने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ लिया है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा पास्ट बिजनेसेस हैं वो कुछ पे करना चाहते हैं पूरी इंडस्ट्री को। तो नियर सुन हम बिल्कुल अब उस तरह से बात करेंगे कि हम ये वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, और उस वैल्यूज़ के लिए हम पर्टिकुलर अमाउंट को चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ें जल्दी ही आने वाली हैं और होने वाला है ये। नहीं, होने वाला तो है, लेकिन आप कब तक सस्टेन करेंगे? क्योंकि देखो एक क्या होता है ना, एक जनरल परसेप्शन होता है कि ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, या थोड़े टाइम में बलराम के घुटने जवाब दे जाएंगे, मतलब मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कहूँ तो वो ये बंद कर देगा। अभी ठीक है, थोड़े दिन चल रहा है, तब तक चलता रहेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये कब तक आप सस्टेन करोगे इसको, मैं वो जानना चाहता हूँ। हम सस्टेन करेंगे जब तक कि हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते हैं, और ये प्लान्ड है, ऐसा नहीं है। आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं उसका जवाब दे देता हूँ इस जगह पे, कि ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। अगर ये फुली वर्केबल होगा तो यहाँ पे
अगर हम मल्टी मिलियंस की बात कर रहे हैं अर्निंग की, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। एक इन्वेस्टमेंट के रेस्पॉन्स में ही आउटकम आते हैं, तो ये होने वाला है। मैं लोगों से बात कर चुका हूँ, पीपल आर इंटरेस्टेड, बट जब तक हमारी कोशिश है कि हम उस वैल्यू को 100% सेटिस्फैक्टरी तरीके से प्रूव कर दें कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग बैट करने के लिए तैयार हैं, वो पे करने के लिए तैयार हैं। और टिल द डेट तक का हमारे पास में पूरा रोड मैप है, हमारे पास में इतना जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है वो है वहाँ तक कि जहाँ पे लगेगा हमें कि हमें जाना चाहिए मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट आस्किंग के लिए, तो हम जरूर जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि उन सफिशिएंट फंड्स से हम मैक्सिमम आउटकम लेके आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते, मैं और अच्छे से बताना चाहूँगा इस चीज़ को। मैं चाहूँ तो कुछ लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि भैया वी नीड द फीस और आप हमें पे करें। मेरे इतने अच्छे रिलेशन हैं कि शायद 10 20 25 50 लोग मुझे पे कर देंगे इनिशियल डेज में ही। बट मैं किसी पे बर्डन नहीं होना चाहता, इंटीरियर की किसी पे बर्डन नहीं होना चाहती। हम चाहते हैं जो वैल्यू क्रिएट की गई है उसको रिगार्ड करें, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में चलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में हमें रखना है तो हम कल से जाते हैं भैया हमें पैसे दो और हम चार्ज कर देंगे, हम चार्ज करेंगे, अब इसी से हम ड्रिवन होंगे। बट जितना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जितनी बड़ी मंजिल होती है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि स्केलेबल बिजनेस बनाएंगे, थ्रू आउट इंडिया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमें उतना ही रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें उतने ही लोगों की बात सुननी पड़ेगी और हमें उतने ही बेहतरीन तरीके से आउटकम देना पड़ेगा। और एज सुन एज पॉसिबल हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स का हम एक टेन्योर लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम फ्री सर्विसेज रखने वाले हैं। अगले 3 महीने बाद में हमारे पोर्टल पे आपको दिखने लगेंगी वो चीज़ें कि हम किस तरह की वैल्यू एडिट कर रहे हैं और वैल्यू एडिट की फीस क्या होने वाली है। तो ये हम करने वाले हैं नियर। ओके, वंडरफुल। तो मतलब अभी इस एजुकेशन का मैं बर्न शब्द यूज नहीं करूंगा, आपने बहुत अच्छे से इसको एलैबोरेट किया कि ये एजुकेशन है। अभी इस एजुकेशन का सारा खर्चा आपके पुराने ब्रांड्स, बिल्कुल, राजश्री टिम्बर्स, लेयर्स वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि मैं जो वैल्यू क्रिएट करके वहाँ पे आया हूँ वो सस्टेन्ड है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम वहीं से अमाउंट रेज कर रहे हैं और वहीं से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि वो सभी लोग जो पास्ट में हैं वो इसका भी पार्ट हैं, इस जर्नी का भी पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं हैं, वो भी हैं इसके अंदर और वो रहने वाले हैं। शायद मैं जो बेहतरीन लोग हैं वहाँ पे उस साइड पे भी जो पास्ट में थे, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं इंटरव्यूज और कुछ लोग जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। वो एक नेक्स्ट लेयर हम तैयार कर रहे हैं वहाँ पे और वो हैंड ओवर होगा। और जो लोगों की 20 साल की जर्नी में मेरे साथ रहे हैं उनका भी एक माइंडसेट है, वो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि इंटीरियो कीज अपने आप में एक ब्रांड बनेगा, मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है ये, और वहाँ से आपके पुराने जो वेंचर्स हैं वहाँ से भी आपको लोग ज्वाइन करेंगे। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये आता है कि फिर पुराने ब्रांड्स का क्या होगा? क्या वो भी बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, या वो कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी तरीके से अपने पुराने ढर्रे पर? देखो, बाय गॉड ग्रेस हमने जो बिल्ड किया है वो वैसे एज इट इज़ काम कर रहे हैं। और जो लेयरिंग सिस्टम मैंने बताया कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे साथ में जो पास्ट में है वो भी ग्रो करने चाहिए। और जब हम इतना बड़ा सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो वो मेरे अकेले की तो बस की बात नहीं है कि हम उसे कर पाएंगे। तो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मैटर करता है। मुझे वो एक्सपीरियंस, वो जो उन लोगों ने बिल्ड किया है, जब वो साथ में इनपुट देंगे तो हम और ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ तो उन लोगों को भी स्टेप आउट होना पड़ेगा और वो किसी को हैंड ओवर करना पड़ना ही चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के पास में, या नेक्स्ट जो जनरेशन बिजनेसमैन है उनके पास में वो बिजनेस जाना चाहिए। वहाँ पे ही आपके काम के घंटे बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस का माइंडसेट और बड़ा हो सकता है। वंडरफुल थॉट। सो इसके साथ ही अब हम मूव करते हैं हमारे रैपिड फायर वेरी नाइस सेशन के ऊपर। मतलब मैं कुछ बॉम्बार्डमेंट आपके ऊपर करने वाला हूँ और आपको बहुत शॉर्ट 1 लाइनर आंसर मुझे देने हैं। ये हमारा रैपिड फायर जो है ना, हम करते हैं मार्केट में, इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, हमें अच्छा रेस्पॉन्स आता है, सबसे ज्यादा व्यूज हमें उनमें। वो आज आपकी बारी है। आप तो इतने दिन तो लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन आज आपकी बारी है कि आपको उस रैपिड फायर में आप किस तरीके से आप जवाब देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं
मतलब बायस्ड नहीं हूँ। गिफ्ट हैम्पर तो हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन इस लेकिन रैपिड फायर को हम देखते हैं किस तरीके ठीक से है, लेके ठीक जाते है। हैं, और मुझे बेस्ट रेस्पॉन्स, ऑनेस्ट रेस्पॉन्स आपके चाहिए डन डन इसके डन। लिए। इंटीरियर कीज एक वर्ड में, कनेक्शन। आपके हिसाब से इंटीरियर कीज का सबसे पावरफुल फीचर क्या है? रियल एस्टेट और इंटीरियर इंडस्ट्री को मिलाना। अगर इंटीरियर कीज एक इंसान होता हम्म। तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती? आपके जैसी बोल्ड, दबंग, या कोऑपरेटिव? प्रोफेशनल अप्रोच होती, जो मेरी तरह सोच पाता। तो ये मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ओके। लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात करूँ, कैसा होना चाहिए ये, मे बी जो मल्टी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रहा है, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म होगा उसमें, वो प्रोफेशन डायरेक्शन होगा उसका। तो उसी तरीके से आई बिलीव कि मतलब होना आप एक चाहिए। प्रोफेशनल इंसान की तरह क्या? हाँ, मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू सोचे उस तरीके से, वो विन विन कंडीशन पे काम करे। वो जैसे आपने कहा कि वो डाइवर्ट नहीं हो, वो लूप होल्स नहीं ढूंढे, यहाँ से वहाँ नहीं चला जाए, तो वो स्टिक्ड रहे, उसका एक जो डिसीजन है वो स्ट्रांग रहे इन चीज़ों को लेकर। आर्किटेक्ट्स के बारे में ऐसा क्या मिथ है जिसको इंटीरियर कीज ब्रेक करता है? मुझे लगता है आर्टिस्ट हैं वो किसी भी स्किल पे काम कर सकते हैं, किसी भी बजट में काम कर सकते हैं, और उतने ही बेटर रेस्पॉन्सेज क्रिएट कर सकते हैं। जो मिथ है, जो मुझे लगता है, जो मार्केट का फीडबैक है कि हमारे पे एक्स ठप्पा लगा हुआ है कि हम इसी तरीके से सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं हो पाती, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लीड्स नहीं है उनके पास में, वो कंज्यूमर्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कंज्यूमर्स नहीं है। तो जब वो होंगे मल्टीपल, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी हो सकता है कि नहीं यार, मैं ये कर चुका, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अभी ये करना है। तो ऐसा भी होगा। बहुत बढ़िया। आर्किटेक्ट्स एक्चुअली सुनना चाहेंगे कि वो नहीं आर्टिस्ट नहीं, 100% आर्टिस्ट हैं, मैं वैल्यू करता हूँ, मुझे लगता है कि सिस्टम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक। इवन मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट जो क्रिएट करता है, उससे एक कंज्यूमर का माइंडसेट बेटर होता है, वो बेटर सोच पाता है, अपने बिजनेस के लिए बेटर सोच पाता है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है, सराउंडिंग्स बहुत इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर। तो जितना अच्छा घर होगा, जितना अच्छा बेडरूम होगा, जितनी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइट है, कलर्स हैं, इवन जहाँ वो सो रहा है, जहाँ बैठ रहा है, जहाँ सोच रहा है, बाथरूम्स हैं, सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में एक पार्ट प्ले करती है। जितना खूबसूरत होगा, उसका सोचने का नज़रिया उतना ही इवॉल्व होगा, और मैं तो ये बोलूँगा कि उससे कंट्री भी ग्रो करेगी। वंडरफुल। एक फीचर जो आप फ्यूचर में जरूर लाना चाहेंगे इंटीरियर कीज में? देखो, ड्रीम फीचर मेरे लिए सारे ड्रीम है यहाँ पे, मतलब लेकिन जो भी मार्केट की डिमांड होगी, जो भी मुझे लगता है कि हाँ प्रेफरेबल है लोगों के लिए, और इससे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। वी आर ओपन, हम सब कुछ सुनने के लिए और उसको डिजिटली कहने के लिए तैयार है। मतलब एक फीचर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, कई चीज़ें हो सकती हैं, ओके। वो डिपेंड करेगी। इंटीरियर कीज 2030, वन बोल्ड प्रिडिक्शन आज से 5 साल 5 बाद। साल बाद में, 5 साल बाद में लोग शायद, उनका मोस्ट असेंशियल पार्ट होगा इंटीरियर चीज उनकी लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट के अंदर। और 100% लोग जब भी कोई घर बनाने का डिसीजन लेगा, उससे पहले वो इंटीरियर कीज पे आएगा, और वो अपनी डिस्कवरी करेगा, इंस्पायर्ड होगा, और एग्जीक्यूट करेगा थ्रू इंटीरियर कीज। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई विल इंटीरियर कीज सक्सीड? ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा यहाँ पे। लोग पोर्टल पे आएंगे, इंस्पायर्ड होंगे, उनको वैल्यूएबल एडवाइजेज मिलेगी वहाँ पे, और वो प्रॉपरली अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी इज मेन मोटिव, कनेक्शन, देन ट्रांसपेरेंसी, देन एग्जीक्यूशन। ओके, लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन। मैंने बहुत समय ले लिया आपका आज। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इंटीरियर कीज एक स्टार्टअप बन चुका है, इंटीरियर कीज स्टार्टअप सेगमेंट में आ गया है। इंटीरियर कीज के जो चैलेंजेस आप डे टू डे अब फेस कर रहे हैं, मतलब जो आपने 20 साल तक भी फेस किए, लेकिन अब वो एक स्टार्टअप के तौर पे आप फेस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग डेली पढ़ते हैं कि 95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और अगर मैं इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो ये परसेंटेज और ज़्यादा है। तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहा ना कि एजुकेशन बहुत सारी हो गई है अभी। हम बहुत सारे फैक्ट्स को जांच चुके हैं, समझ चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को देख चुके हैं, आर्किटेक्ट की प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, बिल्डर्स की प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं। तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है इन चीज़ों को लेके कि कुछ भी नेगेटिव हमारे साथ में होने वाला है। जब हम पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है। हम कहीं पे भी लूप होल्स नहीं ढूंढ रहे हैं कि यार इस रास्ते से निकल जाते हैं और ये डिसीजन ले लेते हैं कुछ चीज़ों को जल्दी करने के लिए। हम धैर्य के साथ में काम कर रहे हैं,
हम अच्छे लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, हमें अच्छा ही काम करना है। हमारा मोटिव है इम्पैक्ट क्रिएट करना, हमारा मोटिव नहीं है, ऑब्वियसली पैसा आएगा अगर हम अच्छा काम करेंगे तो, लेकिन अगर एटलीस्ट कुछ लोग बोल पाएं कि हाँ हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हुई है इस चीज़ को लेके, तो वही हमारा सक्सेस माइलस्टोन रहेगा। हम यही सुनना चाहते हैं हाल फिलहाल। सो आपके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है कि नहीं, 1% भी नहीं है। हाँ ये था जब एजुकेशन कम थी, इनिशियल डेज में डाउट था कि कैसे होगा। आज मैं अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें पीक के ऊपर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, मैं अपना नेटवर्क कितना बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं 4-5 वेंचर्स एक साथ हैंडल कर रहा हूँ। मुझे टीम बनानी आती है, मुझे लोगों में ट्रस्ट करना आता है। तो उन चीज़ों को छोड़ के जब एजुकेट होना चालू हुए और जहाँ से हम चले हैं वहाँ पे हम नहीं हैं। हम हर दिन 1%, आधा परसेंट, 0.1% हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ हमें कॉन्फिडेंस दे रही है। तो हम कहीं पे भी डाउटफुल नहीं है, हर चीज़ अलाइंड है हमारे लिए। हमारे लिए जो लोग हैं हमें टाइम पे ही मिलता है, टाइम से पहले नहीं मिलता है। चाहे वो टेक हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, हम पास्ट में कर चुके हैं वो, हम कहीं पे भी नहीं रुके हैं, जीरो से स्टार्टेड है, तो ये हमें पता है ये हो जाएगा। इंटीरियर कीज को चाहे बिल्डर अगर ज्वाइन करना चाहता है या आर्किटेक्ट या डिजाइनर्स या फाइनली मैं कहूँ कंज्यूमर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है सिस्टम को, व्हाई शुड दे ज्वाइन? कंज्यूमर का अलग परसेप्शन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक जो डायरेक्ट हमारे पास में स्टेक होल्डर्स हैं वो ज्वाइन करें, क्योंकि अगर मैंने कहा कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन होते हैं तो ग्रोथ क्रिएट होती है। अगर हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे और ग्रेजुअल प्रोसेस में करेंगे तो इंडस्ट्री को हम कुछ ना कुछ बायबैक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हर किसी को अगर अपने आप को ग्रो करना है, जो हम कर पा रहे हैं उस जर्नी में हिस्सा लेना है और बेटर तरीके से बातों को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए इंटीरियर कीज। और ये एक असेंशियल पार्ट होने वाला है नियर सुन। तो और बेसिकली सब मिलके कुछ काम करें, एक यूनाइटेड एफर्ट्स बनेंगे तो हमें जल्दी हमारे माइलस्टोन तक पहुंच पाएंगे हम, मुझे लगता है। इसलिए सब लोग साथ में होने चाहिए, वैल्यूज सभी की इनपुट होने चाहिए। तो बेसिकली द कंज्यूमर वांट्स टू नो दैट व्हाई दे शुड गो ऑन इंटीरियर की। अगर किसी को भी सिस्टमेटिकली अपने होम इम्प्रूवमेंट चाहिए और बेटरमेंट चाहिए, वो प्रिडिक्ट करना चाहता है अपने फ्यूचर को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसे इंटीरियर कीज पे आना चाहिए। वहाँ पे डिजाइन, इंस्पिरेशन और एग्जीक्यूशन, हमने इन तीन चीज़ों को कोलैबोरेट किया है, कनेक्शंस बिल्ड किए हैं। तो आई बिलीव कि ये 100% सपोर्ट करेगा इन चीज़ों के लिए। तो 100% कंज्यूमर के लिए ही है सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंटरव्यूज कर पाएगा, ये जब सभी लोग बेटर तरीके से आएंगे, अपने सेल्फ मेड डिसीजन लेंगे, तो आई बिलीव कि एक आउटकम निकलेगा इसका, इनपुट देन आउटकम। तो एक तरफ से इनपुट होने वाला है और एक आउटकम आने वाला है जिस पे कंज्यूमर बिलीव करेगा। यहाँ पे देखिए ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर बात करें तो इंटरव्यू की है क्या, हम ना कुछ बना रहे हैं ना हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्हीं की जर्नी को अगर हम इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के साथ में कोई चीज़ें आ रही हैं, तो वो 100% श्योरिटी के साथ में किसी एक्स आदमी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्डर काम कर रहा है कंज्यूमर के लिए, आर्किटेक्ट काम कर रहा है कंज्यूमर के लिए, ब्रांड्स काम कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के पास में तो कोई मतलब वजह ही नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं आए। ये हम बात कर सकते हैं बिल्डर क्यों आए, आर्किटेक्ट क्यों आए और ब्रांड्स क्यों आए। मुझे लगता है वो ज़्यादा टिपिकल सोचना है उनके बारे में, ज़्यादा टिपिकल है उन लोगों को लाना। कंज्यूमर तो यूज टू हो चुका है, उसे तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो पिंटरेस्ट पे जा रहा है, 68.2 करोड़ लास्ट ईयर 2024 का डेटा है, तो वो तो जा रहा है ऑलरेडी, उसकी तो जर्नी डिसाइडेड है, वो तो ढूंढ रहा है चीज़ों को। लेकिन ढूंढने के लिए कुछ चाहिए, डेटा चाहिए, इनपुट चाहिए, तो वो हमें मिलने वाला है हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में वो होने वाला है। तो कंज्यूमर के पास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए। ओके, बट क्या हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे बिल्डर के लिए, क्या हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे आर्किटेक्ट्स के लिए, क्या हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे ब्रांड्स के लिए, वो ज़्यादा टिपिकल मुझे लगता है कि क्वेश्चन है और उसका आंसर है। कंज्यूमर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंज्यूमर तो सर्च कर रहा है, वो तैयार है उस जर्नी को क्रिएट करने के लिए, लेकिन विजिटनेस जो हो सकती है वो इधर से हो सकती है।
ठीक है, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अगर द ड्रीम इंटीरियर कीज को आपको रीडिफाइन करना हो या डिफाइन करना हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, तो कैसे करेंगे? ये घूम फिर के वही बात आ गई है, तो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? एग्जैक्टली देखो, मतलब हर चीज का अंत यही होता है कि वो कैसे impact मतलब आप कम्युनिटी को वापस क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट यू वांट टू क्रिएट फॉर द कम्युनिटी? देखो, जब पास्ट में हम बिजनेसेस में डिस्कस करते थे तो हमारा डिस्कशन होता था नंबर्स के ऊपर, कि हमने इस साल कितना टर्नओवर किया और हमने कितना एक्सपेंडिचर किए और इससे हमें आउटकम क्या मिला, हमारी बैलेंस शीट कितनी बनी, हम अपने घर पे कितना पैसा लेके गए। बट यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं इनिशियल डेज से, हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा। अगर किसी आर्किटेक्ट को अगर मार्केटिंग एस्पेक्ट से वैल्यू मिल रही है, उसकी बात पहुंच पा रही है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट उसने किया है, हम मल्टीपल लोगों तक पहुंचा पाए हैं, वो एक इम्पैक्ट है। एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट बनाया गया है किसी थ्योरी के साथ में, किसी विजन के साथ में, हम उस विजन को ले जा पा रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास में, वो इम्पैक्ट है। एज वेल एज जो ब्रांड्स हैं, हम उनके लिए कंबाइंड एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो एक फ्लोर पे जिस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, जो विजन करते हैं डे वन, और उसके बाद प्रोडक्ट को मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, R&D करते हैं, फिर आउटकम आता है उस चीज़ का। तो हम उन लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, वो बोला ना, वाह यार क्या चीज़ बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है, ये तो है वर्केबल है, ऐसा ही होना चाहिए था, हम मिस कर रहे थे इस चीज़ को। तो अभी हमारी जो सक्सेस के जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के, हम छोटी छोटी चीज़ों को खुश हो जाते हैं अभी। पहले हम बैलेंस शीट पे खुश होते थे, हम हर आदमी को कैलकुलेट करते थे, बट जब ये हम एजुकेट हो रहे हैं तो हम अभी आदमी को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम उस इम्पैक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इसका इम्पैक्ट क्या है। हम इनर सर्कल कर रहे हैं तो हमें लगा कि हमें इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या किसी को हमारे विजन पे ट्रस्ट बिल्ड हो पाया है उस चीज़ से, जो होता है मुझे फीडबैक मिलते हैं उस चीज़ के। हम डिजाइन स्टोरीज कहते हैं और वो लोगों तक पहुंच, यार हमने आपकी डिजाइन स्टोरी देखी थी यार, बढ़िया बनाया तुमने, कंटेंट बढ़िया बनाया है। जब मुझे कोई ब्रांड आके बोल देता है कि नहीं यार मुझे काम आपके साथ ही करना है, मतलब रिसेंटली ये भी चेंज हुआ है ये थॉट प्रोसेस। आर्किटेक्ट्स जो इनिशियल फेज में टाइम नहीं दे रहे थे, पता नहीं था, वो आने लगे हैं, वो सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो दैट इज़ द वैल्यू जो हमने क्रिएट की है। बिल्डर्स जो इनिशियली बिल्कुल ही रिजिड थे इन चीज़ों को लेके, बट वो लगने लगा है कि हाँ ये थॉट तो अच्छा है, अगर ये प्रॉपरली डाइल्यूट हो गया तो ये हाँ 100% इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड यही चीज़ हम बात करते हैं ब्रांड्स की। मुझे अब ऑफर्स आने लगे कि नहीं यार काम आप ही के साथ में करना है, यू आर डूइंग एक्सेप्शनल, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, तो भाई हमको तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, जो हमारा पास्ट है उसको लेके, या आपके साथ में बेटर हो सकता है हमारे साथ में, आपका विजन ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट ही है। बिल्कुल, उनको लगता है कि वी आर द राइट पर्सन। तो हमारा अब जो कैलकुलेशन का स्केल है वो बदल गया है, हमने वो मेजरमेंट टेप हटा दी वहाँ पे। अब हम नंबर्स पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे हर किए हुए एफर्ट्स का इम्पैक्ट होना चाहिए, वो हमारा प्लेसमेंट वैसे होना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट ऐसे रहने वाला है और ये हमारे थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर रहा है। वंडरफुल। सो बलराम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, काफ़ी समय आपका लिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतने सारे जो डाउट्स हैं, जो मिथ्स हैं, उनको बस्ट करने के लिए। आई होप कि मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर पाया हूँ अपने थॉट्स को, और मेरे बाद में अगर लोगों को ट्रस्ट हो तो हम इंटीरियर कीज ओपन है बिल्डर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, या इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, कि वो आए और अपने विजन को दें, हमें कुछ इनपुट्स दें और हम उन इनपुट्स के थ्रू आगे ग्रो कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन and best of luck. So ladies and gentlemen, this was Balram Chaudhary for you, unfiltered Balram Chaudhary for you. हम इसी तरीके की ये विजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आगे हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप किससे मिलना चाहते हैं, किसके विजन के बारे में सुनना चाहते हैं, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, और या इवन कंज्यूमर्स जिन्होंने इंटीरियर कीज के थ्रू अपने ड्रीम को फुलफिल किया है। Thank you very much for staying with us. Hope to see you soon. Namaste.